मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 231 ग्रिम रीपर की कब्र। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C 231 ग्रिम रीपर का मकबरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 231 ग्रिम रीपर की कब्र। तियानमिन को अपने पूर्वजों के बारे में नई समझ मिली थी। वे ग्रैंड ओरिएंट क्षेत्र के नायकों की पीढ़ी थे जो मांस और रक्त से बने थे। उसकी नसों में उनका खून बहता था, साथ ही लाइफ्सबेन के प्रति अनुनाद भी। 18वें पूर्वज ली वुशेन को ग्रिम रीपर कहा जाता था। ये वाकई एक शक्तिशाली उपाधि थी जो एक क्रूर व्यक्ति के लिए उपयुक्त थी, जिसने अपने समय में लोगों को डर के मारे भाग जाने पर मजबूर कर दिया था। उसके हाथों अनगिनत खलनायक मारे गए। वह वध का देवता था। जहां तक मुझे पता है, वह जिस हथियार का इस्तेमाल करता था वह जंजीर थी। तियानमिन एक काले जीर्ण शीर्ण कब्र के सामने खड़ा था जिस पर 5 शब्द खुदे हुए थे, ग्रिम रीपर की कब्र। ऐसा भयंकर शीर्षक किस प्रकार के आदमी का होगा। आओ मेरे बेटे, हमारे पूर्वज को शराब परोसो। अपनी युवा ऊर्जा से उनका अकेलापन दूर करो। उसके शब्दों से तियानमिन के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र पर ग्रिम रीपर की छाया पहले ही दिखाई दे चुकी थी। उसकी दुष्ट हंसी तियानमिन के कानों में गूंज रही थी। पूर्वज, थोड़ा पानी पी लो। हिम्मत जुटाते हुए तियानमिन ने कब्र पर जार खाली कर दिया। जैसे ही शराब मिट्टी में समा गई, उससे लगभग किसी के शराब पीने की आवाज सुनाई देने लगी। म्याओ म्याओ, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तियानमिन के कंधे पर कांपती हुई छोटी लड़की ने काली बिल्ली को पकड़ रखा था। मुझे डर नहीं लग रहा है। म्याओ म्याओ उत्सुकता से भर गया। अगर वह छोटी सी लड़की उसे पकड़कर नहीं रखती तो म्याओ म्याओ पहले ही कब्र पर चढ़ चुका होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, तुम डरी हुई हो। मैं तुम्हें कांपता हुआ महसूस कर सकती हूँ। छोटी लड़की कांप उठी। बड़े भाई चिकन, तुम मेरा गला घोंट रहे हो। मुझे सचमुच डर नहीं लग रहा है, मैं बस सांस नहीं ले पा रहा हूँ। चिंता मत करो, मेरे रहते डरने की कोई बात नहीं है। तियानमिन उन्हें देखकर भी नहीं रुका। निडरता के प्रदर्शन के बावजूद वह जानलेवा खूनी छोटी लड़की वास्तव में डरी हुई थी। शराब का तीसरा जार खटखटाता हुआ नीचे गिर गया। एक जोरदार डकार ने तियानमिन को चौंका कर उछलने पर मजबूर कर दिया। एक पल में ग्रिम रीपर की कब्र से एक भयानक चमक उत्पन्न हुई। कब्र के पत्थर पर कुल 33 हल्के सफेद रंग के पवित्र स्वर्गीय पैटर्न फैले हुए थे। काली कब्र के पत्थर पर पवित्र स्वर्गीय पैटर्न ने जल्द ही 4 शब्द बना दिए: जीवन मृत्यु कोड़ा कला। इस समय तियानमिन अभी भी अनिश्चित था कि यह एकता रैंक वाली या स्वर्गीय रैंक वाली युद्ध कला थी। पवित्र स्वर्गीय प्रतिमानों ने मुड़कर शब्दों का एक और समूह बना लिया। चरण 1 सोल हुक। चरण 2 मृत्यु अनुरोध। चरण 3 पारलौकिकता। संभवतः ये जीवन मृत्यु चाबुक कला की 3 चालें थीं। जैसे ही संत जैसी स्वर्गीय आकृतियां ग्रिम रीपर की कब्र में विलीन हुईं, शब्द फीके पड़ गए। अचानक एक काली आकृति दिखाई दी। उसकी पीठ तियानमिन की ओर मुड़ी हुई थी। वह एक भयानक रक्त लाल लबादा पहने हुए था जो एक जानलेवा आभा से भरा हुआ था। सबसे भयानक चीज उसके हाथ में लाल रंग की चेन थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। म्याओ म्याओ उदास होकर देख रहा था, लेकिन छोटे बच्चे को लगा कि डर के मारे उसका गला बंद हो गया है। खुद को संभालने के बाद उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह क्या था? युद्ध कला। उत्तेजना से उबलती हुई छोटी सी लड़की ने मनुष्य पृथ्वी स्वर्ग के विनाश का एक लड़ाकू रुख अपनाया, जो कब्र पर आकृति के बगल में रॉक की छाया से प्रेरित था। खूनी रॉक की उपस्थिति ने जानवरों की कला की संभावना को दर्शाया। तभी चाबुक उड़ गया और तियानमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह कोई साधारण चाबुक नहीं था। इससे तियानमिन को मनुष्य पृथ्वी स्वर्ग के विनाश जैसी आभा का एहसास हुआ, जिससे साबित हुआ कि यह एक स्वर्गीय श्रेणी की युद्ध कला थी। हालांकि तियानमिन केवल एकता रैंक वाले भाग का अभ्यास कर सकता था। दूसरे शब्दों में, एकता चरण साधक के लिए स्वर्गीय रैंक वाली युद्ध कला को सरल बना दिया गया था। उसी समय चाबुक हवा में उड़ गया। खूनी रॉक ने अपना पंजा लहराया। अलग अलग रूपों के बावजूद चालें, प्रक्षेपवक्र और सिद्धांत दोनों में बिल्कुल समान थीं। हथियार केवल माध्यम थे, लेकिन स्वर्गीय इच्छा मौलिक बनी रही। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि इसे एकता रैंक वाली युद्ध कला के लिए सरल बनाया गया था, चाबुक और पंजा एक आदर्श संयोजन थे। तियानमिन इस घटना का वर्णन ठीक से नहीं कर पाया। हालांकि जैसे ही यह अचानक हुआ, कब्र पर बनी आकृति गायब हो गई। तियानमिन को शांत होने में बहुत समय लगा। जैसे ही उसकी नजर चाबुक पर पड़ी, काले बादल छंट गए और मौत जैसी शांति छा गई, मानो सभी प्राणियों ने अपनी आत्मा खो दी हो। अगर उसका अनुमान सही था तो ये जीवन मृत्यु चाबुक कला थी। सिर्फ इस चाल के आधार पर जीवन मृत्यु चाबुक कला की गहराई मनुष्य पृथ्वी स्वर्ग के विनाश के बराबर थी। तियानमिन ने गहरी सांस ली और चिंतन में डूब गया। आत्मा हुक। कोई आत्माओं को कैसे हुक करता है? उसके हाथ में आर्कफियन दिखाई दिया। खूनी जंजीर उसके चारों ओर फैल गई। तियानमिन ग्रिम रीपर जितना ही भयानक था,
हालांकि उसका बायां हाथ जंजीर को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसमें लचीलेपन की कमी थी। हालांकि सोल हुक के लिए लचीलेपन की नहीं, बल्कि स्वर्गीय इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, तियानमिंग ने ध्यान करना शुरू कर दिया। साधना का क्षेत्र केवल समय पर निर्भर नहीं था, बल्कि अंतर्दृष्टि, आराम और स्वास्थ्य लाभ पर भी निर्भर था। तियानमिंग ने हर दिन अपनी युद्ध कलाओं का अभ्यास करने के लिए समय आरक्षित किया। हालांकि उसे ग्रैंड हॉल में कोई उपयुक्त युद्ध कला नहीं मिली थी, लेकिन अब उसके पास जो जीवन मृत्यु चाबुक कला थी, वह कहीं बेहतर थी। मुझे आश्चर्य है इन सभी पूर्वजों के साथ, और क्या भाग्य है। मैं ली संत कबीले का वंशज हूं जिसने लाइफ्सबेन को जगाया है। अब मैं ली समाधि में हूं, अनगिनत पूर्वजों का खून मेरी नसों में बहता है। इस प्रकार मैं कबीले को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी लूंगा। मेरे पूर्वजों ने मुझे सावधानी से मार्गदर्शन किया है और मुझे ऐसा भाग्य प्रदान किया है। जाहिर है वे भी एक बार शानदार कबीले के पतन को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। किंग्यू ने लाइफ्सबेन के अभिशाप को तोड़ दिया है और मैं उसी यात्रा पर निकल पड़ा हूं। इस दिन से मेरा भविष्य ली संत कबीले से जुड़ा हुआ है। तियानमिंग को पता नहीं था कि अनगिनत कब्रों पर चमक रही थी, जिससे उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही थीं। उसके पूर्वजों की वीर आत्माएं एक एक करके उसके अंदर उभरी। ये वे लोग थे जिन्होंने कभी स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और नियति का विरोध किया था। साथ में उनकी इच्छाएं एक तूफान बन जाएंगी जो पूरे ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय को तहस नहस कर सकती हैं। ये दृश्य उस दिन जैसा था जब उनकी आत्माएं ली वुडी पर प्रक्षेपित की गई थीं। तियानमिंग के पीछे ली वुडी के हाथ में फ्लास्क जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बस एक दरार से खुली, जिससे एक खूनी चिंगारी निकली जो स्वर्ग को निगलने के लिए पर्याप्त थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 232 विवाह अनुबंध। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C 232 विवाह अनुबंध। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 232 विवाह अनुबंध। ली सेंट कबीले की धातु वंशावली मुख्य रूप से गोल्डरग्लीम पर्वत पर आधारित थी, जिसका नाम पहाड़ पर गोल्डरग्लीम अयस्क की प्रचुरता के कारण रखा गया था। दूर से सूरज की रोशनी में पहाड़ एक रत्न की तरह चमकता था और फेटपाथ पीक से कहीं अधिक प्रभावशाली दिखता था। रात में ये चांदी के चमकते पहाड़ जैसा दिखता था, चांदी की रोशनी की बदौलत। रात में गोल्डरग्लीम हॉल में मेटल ब्लडलाइन के कुलपति ली जुवानेई अपने हाथों को पीछे करके खड़े थे। उनके सामने उनके सबसे प्रिय और सबसे बड़े बेटे, सुनहरी आंखों वाले ली जुवानचेन थे, जो युवेन ताइजी के शिष्य भी थे। ली जुवानचेन की चमकती आंखें अंधेरे में काफी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। पिताजी, मैंने शादी के उपहार पहले ही फीटपाथ पीक पर भेज दिए हैं, उसने कहा। ये कैसे हुआ? दरवाजे स्वाभाविक रूप से कसकर बंद थे। मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने उपहार कुनपिंग सेक्रेड हॉल के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिए। हाँ, अगर आप मुझसे पूछे तो यह एक व्यर्थ संघर्ष है। शादी के अनुबंध के साथ वे कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वे किसी से भी शिकायत करें। ली जुवानई ने ठंडी मुस्कान दी। उस समय आपकी बुद्धिमत्ता सचमुच प्रभावशाली थी पिताजी। कुछ नहीं हुआ। ली वुडी पहले से ही पागल हो चुका था। चूंकि वह पहले से ही अपंग होने के बावजूद मुझे भड़काने की हिम्मत कर रहा था, इसलिए मैंने उसे अपना समय देने का फैसला किया। दिल खोलकर हंसने के बाद उसने आह भरी। कैने की हालत बहुत खराब है और उसमें ज्यादा प्रतिभा नहीं है। वह बहुत होशियार बच्चा भी नहीं है। ऐसी पत्नी ढूंढ पाना ही एक पिता के तौर पर उसके लिए मैं कर सकता हूँ। वह लड़की शीर्ष शाखा की एक आदिवासी प्रतिभाशाली लड़की है। आखिरकार उसकी सुंदरता का तो कहना ही क्या। पिताजी, क्या आपको चिंता नहीं है कि वह ली किंग्यू को नियंत्रित नहीं कर पाएगा? ली जुवानचेन ने पूछा। वह वास्तव में आपके भाई से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन शादी के बाद वह गोल्डरग्लीम माउंटेन पर चली जाएगी। वहां कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे मेरी अवज्ञा करने में मदद कर सके। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह हमारे परिवार के लिए बच्चे पैदा करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मुझे यकीन है कि कुछ जन्मों के बाद वह शांत हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली जुवानचेन ने अपने विचारों पर विचार किया और अपना निर्णय लिया। पिताजी, ली किंग्यू के लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं। उसका स्वर काफी जोरदार लग रहा था। ली शुवानेई पूरे ली संत कबीले में एकमात्र संत थे। पवन वंश के अलावा वह कबीले में बाकी सब पर नियंत्रण रखते थे। तुम्हारा क्या मतलब है? ली जुवानेई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मेरे जूनियर युविन शिंगचेन को ली किंग्यू पसंद है, इसलिए मैंने उसके साथ एक सौदा किया। उसने अपने पिता को उस सौदे के बारे में जानकारी देना शुरू किया जो उसने तब किया था। जब उसने यह बात कही तो ली जुवानेई के चेहरे पर पूरी तरह से उदासी छा गई। तुम क्या सोच रहे थे? वह तुम्हारे भाई की पत्नी है। हमने पहले ही अनुबंध के द्वारा विवाह को सुरक्षित कर लिया है, तो तुम अपने भाई के लिए इसे खराब करने के लिए अपने रास्ते से क्यों हट गए? उसने कांपते हुए गुस्से से कहा।
पिताजी, मैं आपसे पूछने जा रहा था कि आप क्या सोच रहे थे। मुझे मत बताइए कि आप अभी भी हमारे कबीले को पुनर्जीवित करने के बारे में बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हैं। इससे बाहर निकलिए। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय अब बुजुर्गों की परिषद द्वारा शासित है और उनमें से आधे मेरे गुरु के साथ खड़े हैं। संप्रदाय का भविष्य युवेन कबीले के साथ है। आपने मुझे युवेन शेनचेंग और युवेन शेंडू के अच्छे पक्ष में आने के लिए कहा, किस उद्देश्य से? बेशक, हमारे परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए। आप जिनकिन की खुशी के बारे में क्यों सोचते हैं? पिताजी, मुझे आपकी आलोचना करने से नफरत है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास सुरंग की दृष्टि है। बकवास, उसने अपनी हथेली ऊपर उठाकर दहाड़ते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उससे ऐसा कहेगा, लेकिन उसने थप्पड़ नहीं मारा। पिताजी, क्या आपने सुना है कि कैसे एबिसल युद्ध के मैदान में ली तियानमिंग ने युवेन शेनचेन को पीटा था? ली जुआनचेन ने अब हल्के स्वर में कहा। मैंने किया। युवेन शेनचेन की क्षमताएं 5वें स्तर की एकता से कहीं अधिक है, फिर भी वह ली तियानमिंग को हराने में कामयाब नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि हमारे लिए कुनपेन पवित्र मोहर पाने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि वह एक सच्चा पेंटाबिन है। ये सही है। ली जुआनई ने इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया। तियानमिंग को यूनिटी तक पहुंचने में 10 दिन भी नहीं लगे थे, इसलिए आधे साल में तीसरे स्तर तक पहुंचना पूरी तरह से संभव था। हालांकि अभी भी हमारे पास मोहर पाने का मौका है। आपका क्या मतलब है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली तियानमिंग को युवेन कबीले से दुश्मनी है, इसलिए उसकी मौत बस कुछ ही समय की बात है। एक बार ऐसा हो जाए तो कुनपेन पवित्र मोहर मेरी हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अगर मैं ली किंग्यू को युवेन शेनचेन को दे देता हूं, तो उसके और तियानमिंग के बीच और भी ज्यादा विवाद हो जाएंगे। उनका द्वेष इतना बढ़ जाएगा कि वरिष्ठ लोग उसे सुलझा नहीं पाएंगे। भले ही युवेन शेंडू को ली तियानमिंग की परवाह नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमें बस इतना करना है कि ली तियानमिंग को खत्म करने के लिए उसे शामिल करना है। इसलिए मुझे ली किंग्यू को युवेन शेनचेन को देना पड़ा। ली तियानमिंग की जागृत प्रतिभा एल्डर ये और बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है, इसलिए एक बार जब वे उसे बचाने का फैसला करेंगे, तो हमारे पास उससे छुटकारा पाने का कोई मौका नहीं होगा। केवल युवेन शेंडू के पास उसे मारने का मौका है। कुनपेन पवित्र मोहर युवेन कबीले के लिए बेकार है, लेकिन मैं युवेन ताइजी का शिष्य हूँ। वे निश्चित रूप से ली संत कबीले को संभालने में मेरा समर्थन करेंगे, ताकि हम युवेन कबीले की सेवा कर सकें। हमारे कबीले के जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है, उसने जलते हुए उत्साह के साथ कहा। यह सुनकर ली जुवानई ने आह भरी। उसे मानना पड़ा कि उसके बेटे की बात सही थी। लेकिन तुम्हारा छोटा भाई पहले से ही इतना दयनीय है, इससे उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। पिताजी, मैं सच ही बोल रहा हूँ। आप अपने उस बेकार बेटे को मर क्यों नहीं देते? जब तक वह जीवित रहेगा, वह हमारे परिवार पर परजीवी की तरह रहेगा। आपको उसे उसके जन्म के समय ही मार देना चाहिए था। आप अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ली जुवानई ने अविश्वास के साथ कहा। क्या भाई? वह मंदबुद्धि मुझसे संबंधित नहीं हो सकता। ली जुवानई ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और अपने बेटे को घूरने लगा, लेकिन आखिर में उसने आह भरकर अपना हाथ ढीला कर दिया। कल दुल्हन को हमारे पास ले आओ। पिताजी, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये सब केवल हमारे परिवार के लाभ के लिए कर रहा हूँ। ली जुवानचेन ने 2 कदम पीछे हटे, जमीन पर गिरकर प्रणाम किया और जाने से पहले 2 बार प्रणाम किया। ली जुवानई ने जाते समय उसकी पीठ की ओर देखा। ली सेंट कबीले को युवेन कबीले के जागीरदार के रूप में सेवा करने देना। वह गोल्डग्लीम हॉल की ओर वापस मुड़ा, जहां उसके पूर्वज विश्राम करते थे। ली संत वंश, ली संत वंश। ली जुवानई ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और घुटनों के बल बैठ गया। हे पूर्वजों, मैं पापी हूँ। मैं कुल के लिए खड़ा नहीं हो सका। मैं अपने स्वर्णिम युग में मेटल ब्लडलाइन अकेले ही स्वर्ग के एलिसियम को कुचल सकती थी। फिर भी अब जीवित रहने का उनका एकमात्र रास्ता युवेन कबीले का सेवक बनना था। ली जुवानई को इस बात का पूरा एहसास था कि यह कितना दयनीय था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह उनका एकमात्र विकल्प था। उसका बेटा पहले ही उस रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। ली तियानमिंग, चाहे कोई भी उसकी रक्षा करे, वह एक और ली वुडी से अधिक कुछ नहीं है। उसकी मृत्यु निश्चित है। उनके पास अपने बेटे द्वारा चुने गए मार्ग पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 233 एक हत्या के बाद खत्म। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 233 एक हत्या के बाद खत्म। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 233 एक हत्या के बाद खत्म। चांद आसमान में खूबसूरती से लटका हुआ था और उसके नीचे खड़ी 2 लड़कियों पर अपनी रोशनी डाल रहा था। एक तलवार नृत्य कर रही थी जबकि दूसरी देख रही थी।
फुल मून ब्लेड चमक रहा था क्योंकि किंग्यू अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक जोरदार आवाज के साथ चांदनी की एक चमक निकली और एक विशाल पेड़ पर गिर गई। उभेलेंगी सफेद और काले रंग का लबादा पहने और अपने भूरे बालों को खुला रखते हुए वह एक चांद देवी की तरह दिख रही थी। किंग्यू बहुत सुंदर है, फीलिंग ने ईर्ष्या से कहा। वह खुद तलवार नृत्य करना चाहती थी, लेकिन यह उसकी क्षमताओं से परे था क्योंकि उसकी भुजाएं कमजोर थीं। क्या मैं बड़े भाई की तरह सुंदर हूं? किंग्यू ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए पूछा। आसपास भी नहीं। बहुत बुरा हुआ। फीलिंग, तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तुम्हारा स्वाद निश्चित रूप से बहुत खराब है, उसने शरारती ढंग से आंखें सिकुड़ते हुए कहा। फीलिंग के पास बैठते हुए उसने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और अपनी बांह पर 5 चमकीले चांद दिखाए। लिंगर, मैंने पता लगा लिया है कि पेंटामून स्काईबेन किस काम के लिए अच्छा है, उसने कहा। जल्दी बताओ मुझे। रातों में जब चांद चमकता है, मैं इसका उपयोग चांदनी के साथ घुलने मिलने के लिए कर सकता हूँ। चांदनी की शक्ति मेरे आसपास के वातावरण में व्याप्त हो जाएगी और मेरे शरीर में समाहित हो जाएगी, जिससे मैं इसे अपनी बीस्टकी में डाल सकूंगा और इस प्रक्रिया में इसे बढ़ा सकूंगा। इस तरह की पूर्णिमा के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मैं आधे स्तर तक मजबूत हो गया हूँ, लगभग वैसा ही जैसा कि जब आप मुझ पर आध्यात्मिक लगाव का प्रयोग करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अपने दम पर यह सब करने में सफल रही। हालांकि इसके लिए उसे चांदनी की जरूरत थी, लेकिन यह पहले से ही काफी प्रभावशाली था। बहुत बढ़िया, आप एक चंद्र देवी में परिवर्तित होने जा रही हैं, फीलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। देवी, किंग्यू को यह शब्द बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर यह उसके बस में होता तो वह राक्षसी बन जाती। कल उसका 16वां जन्मदिन था, ये जश्न मनाने लायक अवसर होना चाहिए था, लेकिन विवाह अनुबंध ने इसे बर्बाद कर दिया। क्या बिग ब्रदर अभी भी मकबरे में है? किंग्यू ने पूछा। वह कल लौट सकता है। चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से वहां होगा, फीलिंग ने आत्मविश्वास से कहा। शुक्र है कि तुम दोनों मेरे साथ हो, अन्यथा मुझे नहीं पता कि मैं रात कैसे बिताती, किंग्यू ने अपना सिर नीचे करके कहा। उसने अपना लंबा घुमावदार ब्लेड उठाया। वास्तव में मैंने पहले कभी हत्या नहीं की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कल ऐसा करना पड़ेगा। वह चकित होकर अपनी तलवार को देखती रही। चिंता मत करो, फीलिंग ने किंग्यू का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया। जब वह तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बस अपने बड़े भाई के करीब रहना है। सच में, किंग्यू को लगा जैसे वह सपना देख रही थी। बड़े भाई द्वारा लाड़ प्यार पाना वाकई अच्छा लगता था। चाहे कल कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, वह अब इतनी भयभीत नहीं थी। ये केवल जीवन और मृत्यु का मामला था और एक हत्या के बाद खत्म हो जाएगा। ... बस थोड़ा और, तियानमिंग ने ली शेनशियाओ की समाधि के सामने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह यूनिटी के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाया जैसा कि उसने उम्मीद की थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, उसे बस एक आखिरी बार समझ की कमी थी। ऐसा लगता है कि मैंने यूनिटी में साधना की कठिनाई को कम करके आंका। चाहे मेरे पास कितनी भी प्रतिभा हो या कितने भी संसाधन हो, मुझे इसे चरण दर चरण पूरा करना होगा। यूनिटी चरण में प्रत्येक सफलता बीस्टमास्टर के अपने जीवनबद्ध जानवरों के साथ मानसिक तालमेल और उनके यूनिटी क्षेत्र की प्रतिध्वनि की डिग्री का परीक्षण करती है। पहले स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए न केवल ताकत में वृद्धि की आवश्यकता होती है, बल्कि तालमेल की भी आवश्यकता होती है। हालांकि यंग हुओ और म्याओ म्याओ के अलग अलग गुण और अलग अलग आत्मा स्रोत हैं। हम तीनों के बीच तालमेल बिठाना सिर्फ दो के बीच तालमेल बिठाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने 10 दिनों में दूसरे स्तर तक पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन असफल रहा। यह पहली बार था जब वह डेकाबेन बनने के बाद से असफलता का स्वाद चख रहा था और उसे आज मकबरे को छोड़ना होगा, अन्यथा किंग्यू, जिंग्यू और फीलिंग 3 अन्य वंशों के कुलीनों से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। मेरे लिए ये सब बहुत आसान रहा होगा, इसीलिए भाग्य ने मेरे रास्ते में एक बाधा डाल दी। मेरा जीवन शाप। तियानमिंग ने अपनी बांह पर भड़कीले अक्षरों को देखा। किसी स्तर पर उसकी उम्र बढ़ने की 10 गुना दर ने उसकी साधना को प्रभावित किया। जबकि वह इसे सहन कर सकता था, उसकी सहनशीलता ने म्याओ म्याओ और यंग हुओ को भी इससे प्रभावित होने से नहीं रोका। एकता चरण के लिए उन तीनों को विलय की आवश्यकता थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अगले स्तर पर आगे बढ़ने में विफल रहा, क्योंकि वे तीनों ठीक उसी विलय में विफल रहे। उल्लेखनीय रूप से, भले ही उनके आत्मा स्रोत पहले से ही काफी बड़े थे, उनके एकता क्षेत्रों का विलय बराबर नहीं था। आज की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, युवेन शिनचेन को हराने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। फिर भी किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया। फिर भी मैं पिछले 6 महीनों से अपने दुश्मनों पर हावी रहा हूं। अगर वह आज सफलता प्राप्त कर लेता तो उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन अब जब वह असफल हो गया तो वह निराश और व्याकुल महसूस कर रहा था। शायद ये लाइफ्सपेन अभिशाप की शुरुआत मात्र है। भविष्य में मेरे सामने और भी अभिशाप आ सकते हैं। हालांकि वह कोई सफलता हासिल करने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसे 2 नए लाभ मिले।
सबसे पहले उसने 10 दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद जीवन मृत्यु विपाट में बहुत प्रगति की थी। ये स्वर्ग की मृत्यु सर्वनाश इच्छा से भी अधिक कठिन था। दूसरे, यंग हुओ और म्याओ म्याओ ने गहन मानस शाही पंख और विद्युत नुकीले दांत का उपयोग करके विकास किया था, जिससे उनकी आंखों में तारों की संख्या 8 हो गई थी, जबकि उनके सितारों की संख्या अन्य जीवनबद्ध जानवरों के सितारों की संख्या से सीधे मेल नहीं खाती है। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, वे अब निम्न श्रेणी के 7 सितारा जीवनबद्ध जानवर नहीं थे। उनके विकास ने उनके वंश में और भी अधिक छिपी हुई शक्ति को उजागर करने में भी मदद की थी। नरकीय स्रोत और बिजली स्रोत सामान्य आत्मा स्रोत के आकार से 10 गुना तक विस्तारित हो गए थे, जबकि तियानमिंग का विशाल नेक्सस अब सामान्य नेक्सस के आकार से 10 गुना बड़ा था। मूल रूप से तियानमिंग का आत्मा स्रोत पहले से ही 8 सितारा संत जानवरों वाले जानवरों के स्वामी से बेहतर था। इसके अतिरिक्त इटरनल इन्फिनल बॉडी और जेनेसिस कैस बॉडी ने उसके शरीर को और मजबूत किया। अधिक रक्तरेखा मोहरों के अनलॉक होने से तीनों की क्षमताएं और भी बढ़ गईं। तियानमिंग अब एक संत जानवर वाले जानवर के स्वामी के बराबर है और छोटी लड़की और काली बिल्ली नई चालें सीख रही है। उदाहरण के लिए, यंग हुओ के पंख लंबे हो गए थे। अब उसके पीले पंखों पर कुछ काले निशान थे और वे निशानों को ढक रहे थे। नए शाही पंख 2 तलवारों की तरह तीखे थे। जहां तक म्याओ म्याओ की बात है, जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके बड़े हुए, बिजली से चार्ज होने वाले तलवार जैसे नुकीले दांत निकले। बिजली के नुकीले दांत, वे 2 शक्तिशाली मन्ना वास्तव में अपने वर्तमान स्वरूप के लिए उपयुक्त थे। यंग हुओ के मानव पृथ्वी स्वर्ग की मृत्यु और म्याओ म्याओ की हाथापाई की लड़ाई में सुधार के साथ तियानमिंग आगे की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, भले ही वह आगे न बढ़ पाया हो। गॉडफादर ली जुवानई अपने बेटे को किंग्यू को शादी के लिए ले जाने के लिए लाएंगे। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तियानमिंग ने पूछा। ली वुडी ने बस करवट बदली और खर्राटे लेना जारी रखा। तियानमिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फेटपाक पीक पर वापस लौट आया। दूर से उसने आने वाले जीवनदायी जानवरों के एक बड़े समूह को आसमान में देखा, जिसमें दूसरे, तीसरे और चौथे कुलपति सबसे आगे थे। वे उत्सव के अवसर के लिए तैयार थे और यहां तक कि एक एस्कॉर्ट बैंड के साथ आए थे। ये देखते हुए कि वे कितने हाई प्रोफाइल थे, वे किंग्यू को ले जाने के लिए दृढ़ थे। तियानमिंग ने आंखें मूंद ली और उनके आने से पहले ही तेजी से कुनपेन सेक्रेड हॉल की ओर भाग गया। वहां खड़े होकर उसने देखा कि पूरा समूह आया और जानवरों के सरदारों के साथ नीचे उतरा, जो अपने घोड़ों पर खड़े थे और उसकी ओर देख रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 234। मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका दूंगा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: युगों का पशु प्रधान C 234। मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 234। मैं तुम्हें मुझे मारने का मौका दूंगा। जब समूह कुनपेन पवित्र हॉल में पहुंचा तो कुछ जानवरों के सरदार अपने घोड़ों से उतर आए। तीनों कुलपिता ली जुवानी, ली यानशिंग और ली युनटिंग औपचारिक पोशाक में थे, लेकिन वे सिर्फ दुल्हन को लेने नहीं आए थे, वे उसे जबरदस्ती ले जाने आए थे। उनके पीछे 3 वंशों के युवा थे। नीचे उतरने के बाद उन्होंने हॉल के सामने खड़े एकमात्र व्यक्ति की ओर अपनी जलती हुई निगाहें डाली, तियानमिंग। हॉल के दरवाजे अभी बंद थे। ली जुवानई के ठीक पीछे 2 युवा थे, जिनमें से एक ली जिनकन था, जो अपने लाल दूल्हे के परिधान में था। हालांकि उसे कुछ उचित रूप से तैयार किया गया था, लेकिन यह वास्तव में उसके फूले हुए चेहरे और आकृति या उसकी कपटी मुस्कान को नहीं ढक सका। ली जुवानचेन उसके बगल में खड़ा था। उसने एक लंबा हल्का सुनहरा लबादा पहना हुआ था, जो उसकी सुनहरी आंखों से मेल खाता था। उसकी नज़र तियानमिंग से तीव्रता से मिली। यह दुश्मन युवेन शेनचेन से ज्यादा परेशान करने वाला था। ली तियानमिंग, हम दुल्हन का स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया हॉल के दरवाजे खोलें और किंग्यू को पालकी में बैठाएं। ली जुवानई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। जी जाजी, किंग्यू कहाँ है? क्या उसने अभी तक कपड़े पहनना समाप्त कर लिया है? ली जिनकिन ने अधीरता से देखने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकाली। वे इतने सारे लोगों के साथ इसलिए आए थे ताकि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वे किंग्यू को जबरदस्ती ले जा सकें। विवाह अनुबंध के साथ उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार था। तियानमिंग को चुप देखकर ली शुवानी ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें ये काम पारंपरिक तरीके से करना होगा। जिनकन, अपने कुछ साथी भाइयों से कहो कि वे हॉल के दरवाजे जोर से खोल दें। इससे यह मौका खुशियों से भर जाएगा। ठीक है पापा। दोस्तों, मेरे साथ आओ। अपने लाल पैकेट तैयार रखो और उन्हें उसमें भर दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे लाल पैकेट बहुमूल्य स्पिरिट रत्नों से भरे हुए थे। यह क्या है? तियानमिंग ने अपने सामने कुछ भव्य रूप से सजी हुई सिंदूकें देखी। जी जाजी, यह शादी का तोहफा है। सोचिए, क्या आपकी तरफ से दहेज तैयार है? ली जिनकिन ने पूछा। ओह। तियानमिंग ने सिर हिलाया, चेट्स के पास गया और उन्हें एक के बाद एक उड़ा दिया। वे चट्टान से उड़ गए और चट्टान से टकरा गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और अंदर मौजूद स्पिरिट रत्न चारों ओर बिखर गए।
इस कार्रवाई से युवाओं में काफी गुस्सा भर गया। जीजाजी, क्या आप पागल हो गए हैं? ली जिनकिन ने झल्लाकर कहा। यह कितना अपमानजनक था कि उनकी शादी के तोहफों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। ली जुवानई, ली यानशिंग और ली यूनटिंग ने बस एक दूसरे को देखा। तियानमिंग ने जो किया था वह उनकी उम्मीदों के मुताबिक था। जुवानचेन, उसे नीचे ले जाओ ताकि तुम्हारा छोटा भाई अपनी दुल्हन से शादी कर सके, ली जुवानई ने निर्देश दिया। हाँ पिताजी, ली जुवानचेन ने बहादुरी से कदम आगे बढ़ाया। उसके पीछे तीनों वंशों के अन्य युवक भी थे। उस समय कुनपेंग पवित्र हॉल के दरवाजे खुले जिसमें जिंग्यू और किंग्यू दिखाई दिए। किंग्यू ने एक लंबा सफेद लबादा पहना हुआ था और फुलमून ब्लेड को पकड़े हुए पूरी तरह से हत्या करने की मंशा से बाहर निकल रही थी। जिंग्यू ने एक ठंडी अभिव्यक्ति की और एक ड्रैगन हेड वॉकिंग स्टिक पकड़ी हुई थी। जब उसने छड़ी को जमीन पर मारा तो हॉल हिल गया। ली जुवानचेन, मेरी जैसी बूढ़ी औरत को तुम्हारे विवाह अनुबंध की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम आज मेरी पोती को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि मेटल ब्लडलाइन तुम्हारी पीढ़ी के साथ ही खत्म हो जाए। मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मारना सुनिश्चित करूंगा। जिंग्यू के शब्दों ने ली जुवानचेन और अन्य लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया, जिससे उन्हें वापस वहीं लौटना पड़ा जहां वे थे। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ली जुवानई ने जिंग्यू के समर्पण की भविष्यवाणी न की हो। वे आज आए थे यह अच्छी तरह जानते हुए कि संघर्ष होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे बिना संघर्ष के किंग्यू को दूर ले जा सके। किसी भी तरह से वे अभी भी समझौते के कारण सही थे। कुलपति, आप पहले से ही बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए कृपया अपने आप पर दबाव न डालें। भाई जुवानई को एक तरफ रखते हुए, यदि आप विवाह अनुबंध का पालन नहीं करती हैं, जैसा कि उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, एक पागल औरत की तरह, तो मुझे ली संत कबीले के लिए सम्मान बचाने के लिए आपको नीचे ले जाना होगा। चौथे कुलपति, ली यूनटिंग ने विनम्रता से कहा। यह सही है कुलमाता, कृपया जल्दबाजी न करें और लड़ाई न करें। मुझे चिंता है कि मैं गलती से आपकी पुरानी हड्डियों को तोड़ दूंगा। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, ली यानशिंग ने कहा। मेरी ओर से समझदारी से बात करने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद। हालांकि आज एक शुभ दिन है। आप दोनों मेरे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह कैसे परेशान कर सकता हूं? मैं इसे खुद संभाल सकता हूं, ली जुवानई ने कहा। भाई जुवानई एक संत हैं जबकि कुलमाता पहले ही मर चुकी हैं। आपसे लड़ाई करवाना अतिशयोक्ति होगी, ली यूनटिंग ने कहा। उनका मजाक जिंग्यू को डराने का एकमात्र प्रयास था, जो अपनी उम्र में उन तीनों से लड़ नहीं सकती थी। ली जुवानई पहले से ही एक संत थी, इसलिए वह अकेले ही उससे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। वह निश्चित रूप से उसे भड़कने का मौका नहीं देगा और दबंगई से हॉल की ओर बढ़ा। ली जिनकिन ने खुद को सीधा किया और कहा, मात्र देवी, चिंता मत करो। मैं किंग्यू के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। उस अनजान मूर्ख को किंग्यू के चेहरे पर जो ठंडा भाव था, उससे वह परी जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसे अपनी पत्नी बनाने के विचार से ही उसके मुंह में पानी आ गया। पिछले कई सालों में बहुत सी लड़कियों द्वारा मना किए जाने के कारण उसके मन में बहुत सारी हताशा भर गई थी, जिसे वह किसी तरह बाहर निकालना चाहता था। मात्र देव, ये व्यर्थ प्रयास बंद करो, ली जुवानई ने अपने दबंग संत जैसी आभा के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। वह एक बदमाश के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति जिंग्यू नहीं बल्कि सफेद बालों वाला तियानमिंग होगा, जो आभा से दबे होने के बावजूद भी उसे घूरने में कामयाब रहा। इसके लिए किस तरह की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी? ली तियानमिंग, क्या आप जानना चाहते हैं कि संत होने का क्या मतलब है? ली जुवानई ने पूछा। तियानमिंग की नजर बिना ज्यादा ध्यान दिए उसके पीछे चली गई। ली जुवानई की उम्र और हैसियत वाले किसी व्यक्ति की ओर से यह धमकी शर्मनाक से कम नहीं थी। इसके बजाय तियानमिंग की नजर ली जुवानचेन पर टिक गई। दबाव के बावजूद उसने अचानक एक भयावह मुस्कान बिखेरी। ली जुवानचेन, आज मैं तुम्हें कुनपेंग पवित्र मुहर लेने का मौका दूंगा ताकि तुम जूनियर संप्रदाय मास्टर बन सको। उन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत चुप करा दिया। इसे भूल जाओ किंग्यू, मेरे साथ आओ, ली जुवानई ने कहा। उसने तियानमिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसका पहरा जिंग्यू के खिलाफ था, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। क्या मतलब है तुम्हारा, ली तियानमिंग? ली जुवानचेन ने जलती हुई निगाहों से जवाब दिया, जिससे ली जुवानई को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तियानमिंग और युवेन शेनचेन के रिश्ते को इस हद तक खराब करने की योजना बना रहा था कि युवेन शेंदू उसे मारने के लिए आगे आए। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह ली तियानमिंग जैसे पेंटाबेन से कुनपेंग पवित्र मुहर वापस पा सकता था, जिससे उसे मकबरे में प्रवेश मिल जाता। हालांकि यह ली जुवानचेन का मुख्य लक्ष्य नहीं था। वह ली सेंट कबीले का मुखिया बनना चाहता था ताकि मेटल ब्लडलाइन कबीले पर शासन करे। कुनपेंग पवित्र मुहर उसकी योजना की कुंजी थी। उसने इसे पाने के लिए लंबा इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन तियानमिंग उसे ये सब छोड़ने का मौका दे रहा था। यह आसान है, मैं तुम्हें मुझसे लड़ने का मौका दूंगा।
अगर तुम जीत गए और मुझे मार दिया तो तुम्हें अपनी मुहर मिल जाएगी। अगर तुम हार गए तो शादी का अनुबंध रद्द हो जाएगा और तुम सभी को फेटपात पीक छोड़ना होगा। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे ये चुनौती ले सको? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 235 अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 235 अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 235 अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। तियानमिंग ने कई दिन पहले ही अपना निर्णय ले लेने के बावजूद जिंगयू और किंगयू के साथ अपनी योजनाओं पर पहले से बातचीत नहीं की थी। आप अपना वचन निभाने का वचन कैसे देते हैं? ली जुआनचेन ने सावधानी से पूछा। यह आसान है, मैं यहाँ सिर्फ शपथ लूंगा। मैंने जो कुछ भी कहा है वह मेरी अपनी ली तियानमिंग की इच्छा से है। मेरे अपने जीवन और मृत्यु से संबंधित मामलों का फैसला मुझे ही करना है। अगर मैं युद्ध में मर जाता हूं तो कुनपेन पवित्र मुहर आपकी होगी। ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी गलती होगी। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति गवाह होगा। अगर मैं मर जाता हूं तो ली जुआनचेन आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा या सजा नहीं दी जाएगी। उसके हर शब्द पर बारीकी से विचार किया गया था। वह अपने शब्दों के साथ निर्णायक और उदार था, मानो मृत्यु उसके लिए कोई वस्तु नहीं थी। बहुत बढ़िया, क्या बाकी सभी ने सुना है? ली जुआनचेन ने उत्साह से कहा। वह इस बात से बहुत खुश था कि तियानमिंग ने खुद ही यह घोषणा की थी। इस तरह अगर ली जुआनचेन ने जूनियर संप्रदाय के गुरु को मार दिया तो कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएगा। वह निर्भीकता और न्यायपूर्ण तरीके से मुहर पर दावा कर सकेगा। ये किसी के द्वारा तियानमिंग को मारने की प्रतीक्षा करने से कहीं ज्यादा तेज होगा, और यह भी नहीं कि उसे किंगयू को युविन शिनचेन को नहीं देना पड़ेगा। भीड़ उसकी गवाह होगी। भाई जुआनई, आप क्या सोचते हैं? दो अन्य कुलपतियों ने ली जुआनई की राय पूछी। वे दुल्हन को लेने आए थे, लेकिन उनके लिए मुहर प्राप्त करना और कनिष्ठ संप्रदाय के गुरु को न्यायोचित तरीके से मारना एक अच्छा सौदा होगा। आखिरकार एक साधारण किंगयू कुनपेन पवित्र मुहर के मूल्य की तुलना नहीं कर सकता था। ली जुआनई पहले अपने भावुक बड़े बेटे की ओर मुड़ा, फिर अपने गोल मटोल छोटे बेटे की ओर। पिताजी, अगर बिग ब्रदर हार गया तो क्या होगा? ली जिनकिन ने परेशान होकर पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चुप रहो। ली जुआनचेन ने अपने भाई को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह लगभग चट्टान से गिर गया। वह सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर रोता हुआ गिर पड़ा। ली जिनकन, ध्यान से देखो और देखो कि मैं तुम्हारे जैसे कूड़े के टुकड़े से कितना अलग हूं। ली जुआनचेन ने ली जुआनई की ओर मुड़ने से पहले कहा। पिताजी, क्या आप इस पर सहमत होंगे? ली जुआनई को नहीं पता था कि कब उसने अपने आज्ञाकारी बेटे पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था, लेकिन वह उसकी लड़ाकू भावना न ही उसके करिश्मे और हिम्मत को नकार नहीं सकता था। आज भले ही वे किंगयू को वापस ले जाएं, लेकिन उन्हें अंततः कुनपेन पवित्र मुहर पाने के लिए उसे युविन शिनचेन को सौंपना होगा। अब जब तियानमिंग ने उन्हें एक शॉर्टकट की पेशकश की थी तो वह कैसे सहमत नहीं हो सकता था? जुआनचेन, चूंकि कनिष्ठ संप्रदाय गुरु सहमत हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुनपेन पवित्र मुहर के लिए उन्हें चुनौती देने का मौका दूंगा। चूंकि हमारे कनिष्ठ संप्रदाय गुरु को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और वे मुहर धारण करने का भारी बोझ तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। ली शुआनई ने गंभीरता से कहा, जिससे उनके बेटे को बहुत खुशी हुई। पिताजी, चिंता मत करो, मैं जूनियर संप्रदाय गुरु को उसके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य दूंगा। ये बात पत्थर की लकीर बन गई थी। चूंकि जिंगयू और किंगयू में से कोई भी इस बातचीत का हिस्सा नहीं था, इसलिए किंगयू ने उत्सुकता से तियानमिंग की ओर देखा, जिसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने आत्मविश्वास के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। दादी, मुझे एक मौका दो। मेरी माँ ने मुझे अपने विवेक और दूसरों के भरोसे पर खरा उतरना सिखाया है। चूंकि आप दोनों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए मैं इस मौके का इस्तेमाल आपका बदला चुकाने के लिए करूंगा। मैं आपसे मोहर का इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करने के लिए माफी मांगता हूं। अगर मैं हार गया तो मैं ली सेंट कबीले को निराश कर दूंगा। हालांकि यह एक ऐसी लड़ाई है जिससे मैं पीछे नहीं हट सकता। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसका मुझे पछतावा नहीं होगा। मेरे प्यारे पोते, तुम गलत हो। मुझे उस शापित सील की परवाह नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। जिंगयू अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाए। हे भगवान, कैसी दादी को अपने पोते पर इतना कम भरोसा है। बस वहीं बैठो और इंतजार करो। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं उन बदमाशों को कैसे रोते हुए भगा दूंगा। अपनी आत्मसंतुष्ट मुस्कान के बावजूद उसकी आंखों में जलता हुआ जुनून छिपा नहीं सका। इस परिवार और उसकी बहन के लिए मौत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जीवन में किसी को बिना पछतावे के जीना चाहिए और दूसरों की दयालुता का बदला चुकाना चाहिए। लिंगर, आओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिलहाल फेलिंग किंगयू से जुड़ा हुआ था।
उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बहन की आंखें लाल होती देखी, इसलिए उसने उसके कंधे पर थपथपाया। बड़े भाई, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे चीर कर रखूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी गरिमा और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए 100 गुना अधिक प्रयास करूंगी, और इसमें आप भी शामिल हैं। उसकी आंखों में नजर तियानमी की तरह ही थी। छोटी लड़की, शांत हो जाओ। अपने भाई के लिए मुस्कुराओ, है ना? जैसे ही तियानमी ने कहा, फीलिंग उसके शरीर में स्थानांतरित हो गई। पूर्ण समन्वय ने उसके खून को उबाल दिया। किंग्यू किसी तरह मुस्कुराने में कामयाब हो गया। ये सही है, यही वह मुस्कान है जिसकी मुझे तलाश है। अब अपने बड़े भाई को दिखाओ कि खोपड़ी को फोड़ने का क्या मतलब होता है। वह मुड़ा और हाथ में ग्रैंड थंड फ्लेयर तलवार लेकर ली जुवानचेन की ओर बढ़ा। दूर हटो, उन्हें लड़ने दो, ली जुवानई ने आदेश दिया। हॉल के ठीक सामने एक जगह खाली कर दी गई। ली जुवानचेन तियानमिंग के सामने खड़ा था, सुनहरी चेन मेल पहने हुए, जो निश्चित रूप से ग्रेड 6 जानवरों का हथियार था। इसने उसके शरीर के चारों ओर सभी महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा की। उसने अपने हाथ में एक सुनहरा भाला पकड़ रखा था और वह युद्ध के सुनहरे देवता की तरह दिख रहा था। उसके भाले की नोक दो नुकीली थी और यह सांपों के जोड़े की तरह मुड़ी हुई थी। उसका विशाल सुनहरा रॉक आसमान से उसकी तरफ उतरा। ये बिल्कुल वे तियानकांग और दूसरों के गोल्ड रॉक्स जैसा दिख रहा था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे कबीलाली सेंट कबीले की धातु रक्तरेखा से उतरा था। इस विशेष रॉक में प्रभावशाली 16 सुनहरे पंख थे, जो वे तियानकांग के जानवर की तुलना में बहुत अधिक थे, जिसके केवल 12 पंख थे। यह एक 16 पंखों वाला गोल्ड कुनपेंग था। न केवल इसका 16 पंखों वाला गोल्ड रॉक रूप था, बल्कि यह 16 पंखों वाले कुन में भी बदल सकता था। कुनपेंग ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे जमीन हिलने लगी। ली जुवानचेन ने अपना ग्रेड 6 दो नुकीला लांस ऑन ट्विन स्पाइक तियानमिंग की ओर तान दिया। मरना। वह अपने कुनपेंग के साथ तियानमिंग की ओर विस्फोटक शक्ति के साथ बढ़ा। तियानमिंग के कंधे पर केवल 2 छोटे जानवर थे, हालांकि वे पहले से कहीं ज्यादा डरावने लग रहे थे। मारना। छोटा चूजा आसमान में उछल गया, जबकि म्याओ म्याओ ने रीगल कैओसेफाइन का इस्तेमाल करके उसे अंधेरे के एक विशालकाय वज्र जानवर में बदल दिया। उसके 4 नुकीले दांत बिजली के बोल्टों से ढकी विशाल तलवारों जैसे लग रहे थे। जब तियानमिंग युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहा था तो उसकी रक्तवर्ण आंखें उसके सफेद बालों के विपरीत थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान। अध्याय 236। जीवन में आनंद कहाँ था या मृत्यु में पीड़ा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। युगों का पशु प्रधान। C 236। जीवन में आनंद कहाँ था या मृत्यु में पीड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 236। जीवन में आनंद कहाँ था या मृत्यु में पीड़ा। पहले स्तर के यूनिटी बीस्टमास्टर का सामना छठे स्तर के एक बीस्टमास्टर से हो रहा था। चाहे कोई भी विजयी हो, ये लड़ाई कबीले के इतिहास में दर्ज होने वाली थी। ली जुवानचेन को अपमानित होने का डर नहीं था। वह केवल इस मौके का उपयोग मोहर पाने के लिए करना चाहता था, जिसके बाद वह अभी भी किंग्यू को युवेन शेनचेन के लिए ले सकता था। चकित भीड़ के सामने सोने के कवच पहने युवक ने काले कपड़े पहने सफेद बालों वाले तियानमिंग के साथ उग्र रूप से भिड़ंत की। जब उसका ओम फील्ड तियानमिंग के 2 बड़े फील्ड से टकराया तो एक हिंसक चिंगारी भड़क उठी। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ओम फील्ड कहीं ज्यादा शक्तिशाली और स्थिर था। हालांकि तियानमिंग के 2 क्षेत्र और गठजोड़, जिसमें नरकीय ज्वालाएं और अराजकता बिजली शामिल थी, ने दोनों क्षेत्रों की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया, इस हद तक कि वे ओमफील्ड का विरोध करने में सक्षम थे। 16 पंखों वाले गोल्ड कुनपेंग ने अपनी आत्मा स्रोत क्षमता 16 पंखों वाले एजिस को उजागर किया। यह नरक कवच के समान दिखाई दिया, लेकिन कहीं अधिक सुंदर था। ली जुवानचेन पर प्रत्येक सुनहरे सुरक्षात्मक पंख ने उसे अविश्वसनीय रूप से सघन सुरक्षा प्रदान की। ये तियानमिंग के अपने नरक कवच से अधिक मजबूत दिखाई दिया, जिसका उद्देश्य केवल रक्षात्मक नहीं था, बल्कि इसने ग्रैंड थंडरफ्लेयर तलवार को भी प्रज्वलित किया और इसे नरक की लिप्टों से ढक दिया। फीलिंग की सहायता के बावजूद जब जानवरों की बात आती थी तो तियानमिंग के पास अभी भी ऊपरी हाथ नहीं था। हालांकि अन्य पहलुओं में ऐसा जरूरी नहीं था। कम से कम फीलिंग की टेम्पोरल फील्ड और स्पेटियल वॉल क्षमताएं अभी भी बेहतर हो रही थीं। टेम्पोरल फील्ड तियानमिंग के 2 यूनिटी फील्ड के ऊपर अदृश्य रूप से परतदार हो गया, जिससे उस पर बोझ बहुत कम हो गया। ली जुवानचेन सुनहरे पंखों से सुरक्षित निडरता से अमर वज्र भाला तकनीक के साथ तियानमिंग पर हमला किया, एक कीमती और महंगी एकता रैंक वाली युद्ध कला जो युवेन ताइजी ने उसे व्यक्तिगत रूप से सिखाई थी। उसने अपना भाला फेंका और उसके कुनपिंग ने अपने 16 तीखे पंख बाहर फेंके। म्याओ म्याओ सबसे आगे था और हमलों के पहले हमले का सबसे ज्यादा सामना करता था। हालांकि वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा फेंके गए किसी भी हमले की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा। उसके सिर के ऊपर छिपा हुआ यंगहुओ था। मरो। गरजने वाला काला जानवर उन पर बेतहाशा टूट पड़ा और अपना मुंह चौड़ा करके
4 बिजली से चार्ज किए गए नुकीले दांतों को बाहर निकाल लिया। ये देखो, छोटी सी चिड़िया ने अपने शाही पंख फड़फड़ाए और ली जुवानचेन के सामने से उड़ गई, और मनुष्य पृथ्वी स्वर्ग के विनाश से एक के बाद एक चाल चली। ली जुवानचेन की सुनहरी ढालों को हिलाने में कामयाब होने के बावजूद वे टूटी नहीं। भाले ने ऊर्जा की एक विस्फोटक धारा के साथ प्रहार किया जिससे चूजा पीछे की ओर उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुनहरा नरक। ली जुवानचेन ने आदेश दिया और उसका कुनपेंग एक शानदार सुनहरे प्रकाश से चमक उठा, जिससे देखने वाले कई लोग अस्थायी रूप से अंधे हो गए। आत्मा स्रोत क्षमता के निष्पादन के मध्य में रीगल कैओसिफाइन ने कुनपेंग पर छलांग लगाई और उसे काट लिया, लेकिन उसके दांत सुनहरे पंखों की ढालों के संरक्षण से नष्ट हो गए। तुम बहुत कमजोर हो, ली जुवानचेन ने हंसते हुए कहा कि वह मूल रूप से अजेय था, अपने जीवनबद्ध जानवर के साथ काम कर रहा था। जैसे ही समाप्त हुआ, तियानमिंग अपने मानव पृथ्वी स्वर्ग के विनाश के साथ बाहर आया। तीनों में से मुख्य योद्धा के रूप में तियानमिंग के पास सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी। उसने स्पेक्ट्रल डांस से लेकर हेवनली जजमेंट तक लगातार 6 हमले किए। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ली जुवानचेन वास्तव में शक्तिशाली था। टेम्पोरल फील्ड के प्रभाव में भी वह बहुत तेज और विस्फोटक था। उसका भाला इतनी शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ा कि वह पहाड़ों, समुद्रों और आसमान को भेद सके, और उसका आखिरी वार सीधे तियानमिंग की सर्वनाशकारी इच्छा से टकराया। जब उसने 300 भेदी पहाड़ों को अंजाम दिया तो 300 वार किए गए। फिर उसने 600 समुद्री भेदक का इस्तेमाल करके एक और वार किया, फिर 900 स्काई ब्रेकर से वार किया। तियानमिंग की आंखों के सामने 900 वर्चस्व की लड़ियां आसमान को भेदती हुई चली गईं, जिससे तियानमिंग की नजर अंतहीन घने सोने की तरह चमक उठी। उसकी तलवार सैकड़ों भालों की नोकों से टकराए। तलवार की मंशा के मामले में तियानमिंग निश्चित रूप से श्रेष्ठ था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी जानवर की और एकता क्षेत्र के मामले में हावी था। इस बार तियानमिंग कमजोर तकनीक या निष्पादन के कारण नहीं, बल्कि कच्ची शक्ति के कारण पीड़ित था। मर जाओ, ली जुवानचेन ने दहाड़ते हुए अपने भाले को एक और झटका दिया, जिससे छोटे चूजे ने अपने छोटे पंख को बाहर निकालकर सर्वनाशकारी इच्छा को अंजाम दिया। अंत में ली जुवानचेन का 16 पंख वाला एजिस टूट गया। छोटा चूजा उस वार को रोकने में कामयाब रहा जो तियानमिंग के लिए घातक हो सकता था। इस बीच 16 पंखों वाला गोल्ड कुनपेंग 16 तीखे पंखों वाले एक सुनहरे कुन में बदल गया। रीगल कैओसिफियन के हमलों की बौछार का सामना करते हुए यह पागल हो गया और म्याऊ म्याऊ की ओर सुनहरे ब्लेड जैसी लहरें अनिवार्य रूप से एक मांस की चक्की भेजी। इसे मार डालो, ली जुवानचेन ने चिल्लाते हुए कहा। इस पर वह क्रूरता से मुस्कुरा रहा था। उसने यह नहीं देखा कि उस समय एक रक्त लाल छाया सोने के कुन से टकराई थी। ये सोल हुक की शक्ति थी। वह चाबुक का वार इतना तेज था कि सोने के कुन के पास उससे बचाव का कोई तरीका नहीं था, और वह दर्द से चीखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वह तेजी से घूम रहा था, जिससे आर्कफियन के लिए उसके शरीर के चारों ओर लपेटना और उसके स्पाइक्स को कुन में गड़ाना आसान हो गया। घूमने की शक्ति ने तियानमिंग को भी खींच लिया। म्याऊ म्याऊ के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण में तियानमिंग ने आर्कफियन के साथ हमला किया और गोल्डन कुन की अंतिम चाल को रोक दिया। अगले ही पल म्याऊ म्याऊ गुस्से से भड़क गया और कुन के मुंह की ओर एक कैस वोल्ट बॉल भेजा, फिर उसे विस्फोट कर दिया। काली बिजली ने एक पल में पूरे कुन को घेर लिया, जिससे उस पर दिखाई देने वाली गोल्डन विंडशील्ड टूट गई, ठीक वैसे ही जैसे ली जुवानचेन की टूट गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली जुवानचेन ने सुनहरी रोशनी की किरण की तरह उनकी ओर छलांग लगाई। उसे क्या पता था कि उसका स्वागत जलती हुई सुइयों की बौछार से होगा, यंग हुओ का स्काई स्कॉच फेदर ब्लास्ट। वह केवल एक पागल की तरह अवरोध उत्पन्न कर सकता था, लेकिन इससे उसके शरीर में चुभने वाली दर्जनों सुइयां नहीं रुकी, तथा उसके शरीर में तुरंत ही नारकीय ज्वालाएं जलने लगीं। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, छोटी चिड़िया ने लाल आंखों से कहा। बहुत समय हो गया था जब उसने ऐसे किसी दुश्मन का सामना किया था। अगर तुमने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने उन सुइयों को वापस अपने शरीर में खींच लिया जो अपने लक्ष्य पर नहीं लगी थी, और उन्हें एक बार फिर से बाहर निकलने दिया। मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा, ली जुवानचेन ने पीड़ा में चिल्लाते हुए उस छोटे चूजे की ओर हमला किया, जिसने तुरंत दुम मोड़ी और भाग गया। हालांकि ली जुवानचेन ने जल्द ही अपनी गति से उसे पकड़ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी क्षण उसके प्राण बाध्य जानवर ने एक भयानक चीख निकाली। ली जुवानचेन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि तियानमिंग ने कुनपेंग के एक पंख को काट दिया था। कुनपेंग अपने रॉक रूप में बदल गया था और आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्कफियन ने उसे जमीन पर पटक दिया और तियानमिंग की ओर खींच लिया। एक हेल शेकर के बाद पंख टूट गया था। इससे ली जुवानचेन को अपना पीछा करने से नहीं रोका जा सका। हालांकि अगर उसे थोड़ा समय दिया जाता तो वह छोटी चिड़िया को जरूर पकड़ सकता था, लेकिन क्या वह अपने कुनपेंग की रक्षा कर पाएगा? जैसे ही वह छोटी चिड़िया की ओर मुड़ा, उसने अपने सामने खून की लाल किरणें चमकती देखी। 900 आकाश तोड़ने वाले हथियारों के टकराने से एक तीखी आवाज निकली।
खूनी सांप जैसी वस्तु एक बार फिर हमला करने आई, जिससे ली जुवानचेन को बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तुम्हें लाख टुकड़ों में फाड़ दूंगा। तियानमिंग की ओर सुनहरी रोशनी की किरणें चमक उठी। ली जुवानचेन के भाले के वार बहुत शक्तिशाली थे, जो आसानी से फीलिंग की स्थानिक दीवारों को तोड़ रहे थे। तियानमिंग ने यंग हुओ और म्याओ म्याओ को घायल 16 पंख वाले गोल्ड कुनपेन की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि उसने उसे जमीन पर दबा दिया। उसकी बाईं आंख में लपटें जल रही थीं और उसकी दाईं आंख में बिजली चमक रही थी। ली जुवानचेन, मुझे मानना होगा कि तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। तुमने मुझे समझाया कि साधना का मार्ग कितना अंतहीन है और मुझे अभी भी कितना कुछ सीखना है। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि युद्ध के मैदान में कच्ची शक्ति के अलावा भी जीत हासिल करने के कई तरीके हैं। अनगिनत विशेषज्ञों के साथ अंतहीन रास्ते पर अभिमान सबसे बड़ा नुकसान था। केवल कच्ची शक्ति और साधना ही जीवन या मृत्यु का फैसला करती है। चूंकि तुम कमजोर हो, इसलिए तुम मरने के लायक हो, ली जुवानचेन ने चिल्लाते हुए कहा। क्या ऐसा है? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अमर इच्छाशक्ति कैसी होती है। तियानमिंग के सोलहुक ने कुनपेन को मारा था और उसका अगला कदम फुर्ती से घूम गया। हर बार जब वह ली जुवानचेन द्वारा लड़खड़ाते हुए वापस भेजा जाता, तो वह खड़ा हो जाता और अपने शरीर पर और घाव पाता। हालांकि उसका खून से लथपथ शरीर इस बात का सबूत था कि वह गिरेगा नहीं। ली जुवानचेन उसे मार नहीं सकता था। जब तक मैं आज यहाँ हूँ, तुम में से कोई भी किंग्यू को नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि वह मेरी छोटी बहन और परिवार है। जब तक मैं मर नहीं जाता, तुम मेरे परिवार को छू नहीं पाओगे। अन्यथा तुम जैसे बदमाशों को अनगिनत आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। आत्मा का हुक या सर्वनाश इच्छा कोई मायने नहीं रखती थी। इस दुनिया में सबसे मजबूत चीज तकनीक नहीं, बल्कि लड़ने की भावना थी। तियानमिंग पिछले 3 सालों में नहीं मरा था और उसने हजारों लोगों के सामने 2 घंटे के भीतर लिन जियाओटिंग को मारने में कामयाबी हासिल की थी। वह पूरी तरह से बदल गया था। कोई नहीं जानता था कि उन 2 घंटों के दौरान उसे कितनी ठंड महसूस हुई थी। बिल्कुल अंत में, जब लिन जियाओटिंग ने उसकी तलवार के नीचे अपनी आखिरी सांस ली, तो वह मुस्कुराया भी था। उस क्षण वह सचमुच राक्षस में बदल गया था। उस दिन उसने कहा था कि उसकी भावनाएं उसके भीतर के राक्षस है और वह उनसे बच नहीं सकता। जब तक वह अपने खून को उबलने से नहीं रोक सकता, तब तक वह अपनी भावनाओं से प्रभावित होना बंद नहीं कर पाएगा, चाहे वे प्यार, दोस्ती, पारिवारिक स्नेह, कृतज्ञता या सुरक्षा हो। ये सभी चीजें उस व्यक्ति का निर्माण करती हैं जो तियानमिंग था। उसे मृत्यु का डर नहीं था, क्योंकि जीवन में आनंद और मृत्यु में दर्द कहाँ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर उसे मरना होता तो वह धमाके के साथ मरता। हालांकि उस दिन उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि वह मारेगा, लेकिन कभी नहीं मारा जाएगा। यह उसकी इच्छा थी कि वह भाग्य को चुनौती दे। इसलिए उसे ली जुवानचेन जैसे दुश्मनों का डर नहीं था, जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। जब वह अपनी जंजीरों से मुक्त हुआ तो उसके अंदर तलवार की ताकत भरी हुई थी। कुनपेन सेक्रेड हॉल के सामने काले और सुनहरे रंग के आंकड़े आपस में भिड़ गए और लड़ाई में बदल गए। ऐसा लग रहा था कि आज तियानमिंग को बहुत पीटा जाएगा। हालांकि उसकी आत्मा जुनून से इस हद तक जल रही थी कि उसकी नजर से ली जुवानचेन की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सबसे क्रूर जानवर अपने फर या तराजू को उधेड़ने से नाराज हो गया हो। हालांकि शुरू में उसे इस बात की चिंता नहीं थी, लेकिन आखिरकार उसे डर लगने लगा, क्योंकि उस समय भयंकर निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह अभी भी तियानमिंग को मारने में कामयाब नहीं हुआ था। हर बार जब वह उसके करीब जाता, तो उसे रोक लिया जाता और दुश्मन और भी ज्यादा क्रूर हो जाता। मर जाओ। ली जुवानचेन के वार ने तियानमिंग के नारकीय कवच को तोड़ दिया और उसके कंधे पर वार किया, जिससे भाले की नोक 3 सेंटीमीटर गहराई तक धंस गई। जब भला उसकी हड्डी पर फंस गया, तो तियानमिंग ने उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। ली जुवानचेन भाले को उसके दिल में घुसाना चाहता था, लेकिन जब उसने तियानमिंग को मुस्कुराते देखा तो वह स्तब्ध रह गया। अचानक एक विशाल छाया प्रकट हुई और ली जुवानचेन को जमीन पर पटक दिया। फिर उसके रास्ते में एक कैस वोल्ट बॉल फेंका, जिससे वह इतना बुरी तरह झुलस गया कि वह सदमे से काला पड़ गया। उसकी कान फाड़ देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। अगले ही पल उसका शरीर जंजीरों में लिपटा हुआ था। उसकी सुनहरी चेन मेल उसके पूरे शरीर की रक्षा नहीं कर सकती थी, इसलिए आर्कफिएंट के स्पाइक्स उसके कवच के कमजोर बिंदुओं से होकर निकल गए। ली जुवानचेन चिल्लाया और उसके शरीर में जानवरों जैसी कीलें घुस गईं। वह कांप उठा। उसे लगा कि उसके शरीर में कीलें गहराई तक धंस गई हैं। जितना ज्यादा वह संघर्ष करता, कीलें उतनी ही गहराई तक उसके शरीर में धंसती जाती। संघर्ष करना बंद करो, हारे हुए। जब ली जुवानचेन ने ऊपर देखा, तो उसने देखा कि तियानमिंग अपने दिल के सामने ग्रैंड थंडरफ्लेयर तलवार पकड़े हुए था। आपका अगला कदम आपको मार सकता है। जब उसने सफेद बालों वाले युवक की मुस्कान देखी, तो वह कांप उठा और सारी हरकतें बंद कर दी।
दूर से देखने पर उसने देखा कि उसका खून से लथपथ जानवर जमीन पर पड़ा है और उसके सिर के ऊपर खून से लथपथ एक चूजा खड़ा है, जो ली जुवानचेन की ओर देखकर मजाक उड़ा रहा है। ली जुवानचेन पूरी तरह से हार चुका था और उसे सच्चा डर लग रहा था। हारना डरावना नहीं था, अपनी हार को स्वीकार करना डरावना था। इससे भी बुरी बात यह थी कि तियानमिंग ने ली जुवानचेन को आर्कफियन से रोकने के बाद अपने दो जीवनबद्ध जानवरों की ओर इशारा किया और अपनी एकता क्षेत्र को प्रकट किया, वास्तव में ली जुवानचेन के सामने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ली जुवानचेन, मुझे यूनिटी स्टेज को और भी गहराई से समझने में मेरी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना है। इस स्टेज का सार यह है कि जानवरों का सरदार अपने जानवरों के साथ लड़ता है और अपनी जान की बाजी लगाकर एक दूसरे पर भरोसा करता है। मुझे आखिरकार समझ मिल गई है और मैं एक सफलता हासिल करने वाला हूँ। आखिरकार उसके लिए यूनिटी के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने का समय आ गया था। ली जुवानचेन को और भी ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि तियानमिंग ने उसे सफलता के बाद नहीं, बल्कि पहले ही हरा दिया था। अगर वह लड़ाई के दौरान आगे बढ़ जाता तो ली जुवानचेन को अपनी हार का ज्यादा यकीन होता। इसके बजाय यह विपरीत क्रम में हुआ था। इससे कोई मदद नहीं मिली कि तियानमिंग के प्रशिक्षण के दौरान वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, अन्यथा उसे और अधिक किलो के चुभने का खतरा हो सकता था। तियानमिंग युद्ध से पहले सफलता प्राप्त करने से बस एक कदम दूर था। जब उसने अपने जीवनबद्ध जानवरों के साथ दिलों को जोड़ा तो वह अपनी सफलता प्राप्त करने में सफल रहा और केवल 10 सांसों में अगले स्तर पर कदम रखा। वह अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था, जिससे ली जुवानचेन बहुत प्रसन्न हुआ। युवक को मजबूत होते देख ली जुवानचेन ने खुद को शक्तिहीन महसूस किया और मुंह से खून थूक दिया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और सदमे से अपने आंसू नहीं रोक पाया। कुनपेन पवित्र हॉल पूरी तरह से शांत था। भीड़ की हैरान निगाहें ली जुवानचेन की निगाहों से मिलती जुलती थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 237 कर्म खून वाला युवा बहादुर और लंबा खड़ा है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C 237 कर्म खून वाला युवा बहादुर और लंबा खड़ा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 237 कर्म खून वाला युवा बहादुर और लंबा खड़ा है। आखिर कैसे एक प्रथम स्तर के यूनिटी बीस्टमास्टर ने छठे स्तर के बीस्टमास्टर को हराया, फिर युद्ध के बाद आगे बढ़ गया। यह उन चीजों में से एक थी जिस पर कोई भी तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा हो। तीनों वंशों के कुलपिताओं के लिए वे ली जुवानचेन को तियानमिंग के पैरों पर गिरते और कांपते हुए देखकर पूरी तरह से अचंभित थे। उनके मुंह खुले हुए थे और उनके चेहरे पर पीलापन था। तीनों वंशों के कई युवा अविश्वास में हौंफने लगे क्योंकि उनके पैर अनजाने में ही डर से कांपने लगे थे। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। शुरू में ली जुवानचेन ने ऊपरी हाथ रखा और ली सेंट कबीले के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया और फिर भी वह अंत में हार गया। मौत की उस लड़ाई में तियानमिंग ने जो समर्पण, लड़ाई की भावना और क्रूरता दिखाए, वह उसकी जीत की कुंजी थी। उसके दो जीवनबद्ध जानवरों का तो कहना ही क्या। ऐसी अराजक लड़ाई में तियानमिंग के पास संख्या में बढ़त थी। वह कुनपेन के 16 पंखों में से एक को काटने में कामयाब रहा था और ली जुवानचेन के हमलों का तब तक विरोध करने में भी सक्षम था जब तक कि उसके जीवित जानवर उसकी सहायता के लिए नहीं आ गए। दोनों जानवरों ने युद्ध में भी शानदार प्रदर्शन किया और प्रशंसनीय टीमवर्क के साथ तियानमिंग के साथ काम किया। भीड़ स्तब्ध थी, परिणाम को स्वीकार करने की अनिच्छा से नहीं, बल्कि इस सदमे से कि वे तियानमिंग की जीत से आश्वस्त हो गए थे। हालांकि तियानमिंग घायल था और उसके कंधे पर खून के छींटे थे, लेकिन इससे ली जुवानचेन पर उसका प्रभुत्व कम नहीं हुआ। उस पर लगे खून ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। तियानमिंग, मेरा पोता। ये सुनकर भीड़ को लगा कि मुखिया पागल हो गई है। वह अपनी उम्र के बावजूद एक जिंदादिल जवान लड़की की तरह उछल कूद कर रही थी। यह एक तेज जीत थी। हे जोशीले नौजवान, बहादुरी और ऊंचे कद के साथ खड़े रहो, कभी हार मत मानो। तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझ जैसी बूढ़ी औरत को भी चकित कर दिया है। तुम तीनों वंशों में से क्या तुम अब इसे देख रहे हो? ये सर्वोच्च शाखा का वंशज है। तुम्हारी बेकार संतान मेरे पोते की बराबरी भी नहीं कर सकती। हा हा हा। जिंग्यू ने अपने हाथों को कमर पर रखकर इतनी जोर से हंसी कि तीनों वंशों के लोगों के कानों में गूंजने लगी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन शर्मिंदगी से नीचे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ली जुवानचेन कबीले में एक संप्रदाय के बुजुर्ग युवेन ताइजी का एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्य था और कबीले के सबसे अच्छे लोगों में से एक था। तियानमिंग की तुलना कैसे की जा सकती है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज का दिन जिंग्यू के लिए सबसे सुकून भरा दिन रहा होगा। किंग्यू के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो पहले से ही रो रहा था। तियानमिंग ने आज उसे बदला लेने वाले की इच्छाशक्ति के बारे में सबक सिखाया था।
ये लड़ाई उसके जीवन भर के लिए एक छाप छोड़ देगी। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य अभी भी विवाह अनुबंध को रद्द करना था। उसने ली जुवानचेन पर पैर रखा और ली जुवानई को घूरने के लिए मुड़ा। दूसरे कुलपति, कृपया मेरी बहन के विवाह अनुबंध को रद्द करने के हमारे पिछले समझौते पर ध्यान दें। अब से उस मामले को कभी भी नहीं उठाया जाएगा, उन्होंने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सबकी नजर ली जुवानई पर गई। जब से ली जुवानचेन की हार हुई थी, तीनों कुलपति चुप थे। ली जुवानई के होंठ कांप रहे थे, संभवतः उन संदेहों और चिंताओं से जिनके बारे में सिर्फ वही जानता था। जिस बेटे पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, उसे यूनिटी के पहले लेवल पर किसी ने हरा दिया, फिर वह दूसरे लेवल पर पहुंच गया, जबकि उसका अपना बेटा उसके पैरों तले था। आधे साल की बात तो भूल ही जाए, ऐसा लग रहा था कि उसे तीसरे लेवल तक पहुंचने के लिए आधे महीने से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। ली जुवानई इस नतीजे से कैसे खुश हो सकता था? ली जुवानचेन ने ही तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी, मैंने नहीं। ली तियानमिंग, विवाह अनुबंध पर बुजुर्गों के हस्ताक्षर हैं और इसे रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसा करना उस बुजुर्ग का अपमान करना होगा जिसने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ली जुवानई ने तर्क दिया। क्या ऐसा है? तियानमिंग मुस्कुराया और आर्कफेंट को कड़ा कर दिया। गाह, ली जुवानचेन पीड़ा में कराह उठा क्योंकि कीलें आसानी से उसके मांस में घुस गईं। समय बीत रहा है, मुझे गुस्सा दिलाओ और मैं उसके आत्मिक स्रोतों को कुचल दूंगा, तब तक पछताना व्यर्थ हो जाएगा। तियानमिंग ने आर्कफाइन से एक स्पाइक निकाला और उसे ली जुवानचेन की छाती पर रख दिया। पिताजी, बेवकूफी करना बंद करो, मुझे बचा लो पिताजी, ली जुवानचेन ने घबराते हुए कहा। अगर उसके आत्मिक स्रोत अपंग हो गए तो उसका अंत हो जाएगा। ली शुवानई का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। तुम्हें पता है कि अगर तुमने मुझे धमकाया तो क्या होगा? ली संत कबीले में कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लगता है तुम्हें बकवास बातें करना बहुत पसंद है। ली जुवानई ने सोचा कि वह वरिष्ठ होने के कारण तियानमिंग को धमका सकता है, लेकिन वह गलत था। तियानमिंग ने अपनी कील उठाए और ली जुवानचेन के आत्मास्रोत की ओर फेंकी। रुको, ली जुवानई ने असहाय होकर चिल्लाते हुए विवाह अनुबंध हाथ में पकड़ लिया। पिताजी, नहीं, यह मेरी शादी का अनुबंध नहीं है। ली जिनकिन ने चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर गुस्से से चिल्लाया। उसके जैसा मोटा आदमी वाकई अपने विशाल शरीर से जमीन को थोड़ा हिला सकता है। दादी, कृपया जांच लें कि क्या यह असली चीज है, तियानमिंग ने कहा। ली जुवानई ने अनुबंध को उनके पैरों पर फेंक दिया। चूंकि उस पर एक बुजुर्ग ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वह खुद उसे फाड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। जिंग्यू ने हाथ कांपते हुए उसे उठाया और बुजुर्ग के हस्ताक्षर पहचान लिए। ये सच है, उसने उत्तेजित होकर कहा, फिर सार्वजनिक रूप से अनुबंध को फाड़ने के लिए आगे बढ़ी। तियानमिंग और किंग्यू ने ये काम होते देखकर निश्चिंत हो गए। इतने सालों में वह अपने 16वें जन्मदिन से डरती रही थी, लेकिन अब से वह एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र थी, जिसे अचानक रिहा कर दिया गया था। बेटा, क्या तुम्हें बहुत चोट लगी है? दादी से अपने घावों का इलाज करवाओ, जिंग्यू ने पीड़ा भरी नजर से कहा। मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ मांस के घाव हैं। अपने शरीर की पुनर्योजी क्षमताओं के कारण वह इनसे आसानी से ठीक हो सकता था। ली तियानमिंग, उसे अभी रिहा करो, ली जुवानई ने चिल्लाकर कहा। जब तक ली जुवानचेन तियानमिंग के हाथों में था, तब तक वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दर्जे का कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। वह ली संत कबीले में सबसे ताकतवर था, फिर भी उसे अपने बेटे की जान का खतरा था। अगर वह कुछ सम्मान वापस नहीं पाता तो वह कभी भी इससे उबर नहीं पाता। क्या तुम आज्ञाकारी होकर चले जाओगे अगर मैं उसे जाने दूं और हमें परेशान करना बंद कर दूं? तियानमिंग ने पूछा। वह किसी और से ज्यादा सावधान था। ली जुवानई के चरित्र को जानते हुए अगर आसपास कोई गवाह न हो तो वह तियानमिंग को बुरी तरह पीटने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। बहुत हो गई बकवास, अब उसे जाने दो, ली जुवानई ने कहा। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं। तियानमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, क्या आप एल्डर ये किंग को बता सकती हैं कि शादी का अनुबंध उन्होंने अपनी मर्जी से रद्द कर दिया है? जब तक विवाह अनुबंध वैध था तब तक ये कबीले के मुखिया के लिए ली जुवानई को रोकना उचित नहीं था, लेकिन अब मामला अलग था। तियानमिंग को भरोसा था कि मुखिया उसके पक्ष में खड़ा होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं हैं। अचानक 3 विशेषज्ञ फतेहपत पीक के आसपास के जंगल से बाहर निकले और भीड़ की ओर बढ़े। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान। अध्याय 238। नीला अमर तलवार पर्वत का मुख्य प्रधान शिष्य। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। युगों का पशु प्रधान C 238। नीला अमर तलवार पर्वत का मुख्य प्रधान शिष्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 238। नीला अमर तलवार पर्वत का मुख्य प्रधान शिष्य। जब तियानमिंग ने बुजुर्गों को आते देखा तो वह निश्चिंत हो गया,
क्योंकि उसे पता था कि उसका काम खत्म हो गया है। वे पूरे समय वहां थे, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे देखना चाहते थे कि तियानमिंग वास्तव में एक पेंटाबिन है या नहीं। तीनों का नेतृत्व करने वाला एक हरे रंग की पोशाक पहने मध्यम आयु का व्यक्ति था जो लंबा खड़ा था और उसके मंदिरों पर कुछ सफेद बाल थे। वह कोई और नहीं बल्कि एल्डर ये किंग था, जो परिषद के 33 बुजुर्गों में से एक था। उसके बगल में एक मुस्कुराता हुआ सफेद पोशाक पहने युवक था जो एक तहपंखा पकड़े हुए था। वह ये किंग का बेटा महामहिम मास्टर ये शाओकिंग था। उनके दाईं ओर पारंपरिक वस्त्र पहने एक महिला थी। हालांकि वह निस्संदेह एक सुंदर थी, लेकिन उसका आभामंडल भयंकर और वीर था। तियानमिंग उससे पहले भी मिल चुका था। वह पवित्र पर्वत प्रमुख ये युक्सी थी, जो ये शाओकिंग की छोटी जुड़वा बहन थी। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के ये कबीले को एजियो ड्रैगन का कबीला कहा जाता था। उस समय वे ली सेंट कबीले के बाद दूसरे स्थान पर थे। आजकल वे काफी कमजोर हो गए हैं। अब उनके कबीले के शीर्ष 3 मौजूद थे। एजियो ड्रैगन का कबीला ही एकमात्र ऐसा कबीला था जिसने ली सेंट कबीले के पतन के बाद उनकी देखभाल करने की हिम्मत की। अब उन तीनों के यहाँ होने से फेटपथ पीक सुरक्षित था। नमस्कार एल्डर ये, परम पूज्य मास्टर ये और पर्वत प्रमुख ये, तियानमिंग और किंग्यू ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। तियानमिंग, जुआनचेन को जाने दो, ये किंग ने कहा। समझ गया। अब जबकि बुजुर्ग यहाँ आ गया था, ली जुआनचेन एक बंधक के रूप में बेकार था। आर्कफिएंट के उलझने से मुक्त होने के बाद ली जुआनचेन खून से लथपथ अपने पिता के पास वापस रेंगता हुआ गया। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि ली जुआनरी पूरे समय मुंह बनाता रहा। अपने बेटे को जाने दिए जाने के बाद वह बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। वह सिर्फ एल्डर ये किंग का अभिवादन कर सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली शुवानरी ये किंग ने अपनी बाहें पीठ के पीछे करके कहा। उसकी डराने वाली शक्ति ने सभी को अचंभित कर दिया। हाँ एल्डर, ली जुआनरी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। ली संत कबीले में एकमात्र संत के रूप में आपको पता होना चाहिए कि पेंटाबिन का दिखना आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। फिर भी आपने न केवल उसकी रक्षा नहीं की, बल्कि अपने बेटे के भविष्य को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की खातिर उसे दबाने और मारने की भी कोशिश की। आप अपने पूर्वजों की ज्वलंत भावना को बिल्कुल भी नहीं दर्शाते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं आपसे बेहद निराश हूं। हर शब्द ली जुआनरी के सिर की त्वचा में झुनझुनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था। बड़े, मुझसे गलती हो गई है। ली जुआनरी के घुटने टेकने के बाद ली यानशेंग और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एजियोर इम्मोर्टल माउंटेन से जुड़े नहीं हैं, इसलिए मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं है। आप अपने कार्यों के लिए किसी और के नहीं बल्कि खुद के प्रति कृतज्ञ हैं। हालांकि मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत महसूस होती है कि ली तियानमिंग और ली किंग्यू एजियोर इम्मोर्टल माउंटेन के शिष्य हैं। चूंकि मैंने कहा था कि मैं उनकी रक्षा करूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप उन्हें न छुएं। अन्यथा इसके परिणाम भुगतने होंगे, उसने हत्या के इरादे से कहा। हाँ एल्डर, यह विनम्र जुआनरी अपनी गलतियों को समझता है, उसने घबराहट में कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस लड़ाई के बाद तीनों वंशों में से हर किसी को तियानमिंग से निपटने का मौका नहीं मिलेगा। उसे केवल तभी मारा जा सकता था जब वह यूवेन कबीले के हाथों मर जाए। कम से कम फेटपाथ पीक में रहने वालों के साथ तीनों वंशों द्वारा उत्पीड़न को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस अपने कामों और उनके परिणामों के प्रति सचेत रहो। बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और अब उसकी परवाह नहीं की। पलटकर तियानमिंग की ओर देखते हुए वह हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरता है। मैंने अभी अभी पूरी लड़ाई देखी है। तियानमिंग, तुमने खुद को ली सेंट कबीले के लायक हिम्मत रखने वाला और एक पेंटाबिन के रूप में अपनी ताकत दिखाने वाला दिखाया है। मैंने सोचा था कि यूनिटी के तीसरे स्तर को तोड़ने के लिए तुम्हारे सामने चुनौती रखना ही इस बात का सबूत होगा कि तुम एक पेंटाबिन हो, लेकिन अब जब तुम सिर्फ आधे महीने में दूसरे स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गए हो, तो तीसरे स्तर तक पहुंचने में बस कुछ ही समय बाकी है। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, मुझे लगता है कि तुम बिना किसी शक के एक पेंटाबिन हो। उसके शब्द बाकी कबीले के लिए भी निर्णायक थे। अब से तियानमिंग की पेंटाबिन स्थिति अब ली जुआनहे, ली चेनहोंग या बाकी विंड ब्लडलाइन के लिए भी संदेह का विषय नहीं होगी, जो दूर से देख रहे थे। धन्यवाद एल्डर, तियानमिंग ने कहा। एल्डर ने एक बार फिर उसकी मदद की। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को साबित कर दिया है और उनका सम्मान जीत लिया है। सच कहूं तो मैं तुम पर ली संत कबीले के पूर्वजों की छाया देख सकता हूं। जितना ज्यादा बुजुर्ग तियानमिंग को देखता, उतना ही ज्यादा संतुष्ट होता। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं एल्डर। तियानमिंग ने कभी नहीं सोचा था कि किंग्यू की आजादी के लिए उसकी लड़ाई इतने सारे लाभों के साथ समाप्त होगी। उसने नजर उठाए और ये शाओकिंग और ये युक्सी की स्वीकृति भरी निगाहों को देखा। एल्डर, मैंने सुना है कि शाओकिंग आज परिषद से 33 एल्डर्स में से एक बनने की नियुक्ति स्वीकार करेगी, जिंग्यू ने कहा। ये सही है, हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। बधाई हो एल्डर, ये कबीले की परिषद में अब 2 एल्डर हैं। जिंग्यू ने खुशी जताई। ये कबीला जितना मजबूत होगा, ली संत कबीला उतना ही सुरक्षित होगा।
मातृसत्ता ली, एक और बात है जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये शाओकिंग ने पंखा झलते हुए कहा। मैं जिंगयू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किसकी ओर इशारा कर रहा था। ये सही है, मेरे एल्डर बनने के बाद परिषद मुझे एजियो ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन देगी। मेरे पास अभी भी कोई प्रत्यक्ष शिष्य नहीं है, इसलिए मैं एक अच्छी शुरुआत के लिए 2 प्रत्यक्ष शिष्यों को लेने की योजना बना रहा हूँ, उन्होंने पलक झपकाते हुए कहा। 2 प्रत्यक्ष शिष्य? ली शुवानई भी हैरान होकर ऊपर देखने से खुद को नहीं रोक पाए। पूरे ली संतकुल में केवल एक ही प्रत्यक्ष शिष्य था, ली शुवानचेन। प्रत्यक्ष शिष्य का दर्जा केवल एक प्रमुख शिष्य के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रत्यक्ष शिष्यों को न केवल साधना संसाधनों का आनंद मिलता था, बल्कि उन्हें एक एल्डर का संरक्षण भी प्राप्त था। और कौन ऐसे शिष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा, जिसका मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए एक एल्डर ने इतना प्रयास किया हो। दूसरे शब्दों में, ली शुवानई तियानमिंग या किंगयू के साथ लापरवाही से पेश नहीं आ सकेगा, अन्यथा वह सीधे तौर पर किसी बुजुर्ग को भड़का देगा। प्रत्यक्ष शिष्य आंतरिक शिष्यों से पूरी तरह अलग थे, जिनकी संख्या हजारों में थी। प्रत्येक पीढ़ी में केवल 10 से कम प्रत्यक्ष शिष्य हो सकते थे। यहां तक कि ये जेडी भी उनमें से एक नहीं बन पाया। वर्तमान में ये शाओकिंग के पास कोई शिष्य नहीं था, इसलिए उसके पहले 2 शिष्य महत्वपूर्ण थे। इस दौरान कई लोगों ने अपने बच्चों को इस पद के लिए अनुशंसित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन सभी को मना कर दिया था, जिसमें उसका अपना बड़ा भाई भी शामिल था, जिसने अपनी बेटी येजी को परीक्षण के लिए भेजा था। ये स्पष्ट था कि वह अपने भावी शिष्यों के लिए वास्तव में उच्च सम्मान रखता था, जैसा कि कोई भी एल्डर करता है, क्योंकि पहले शिष्य का मानक एक तरह से एल्डर की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता था। एक बुरा पहला शिष्य केवल अपमान ही लाएगा। शाओकिंग, तुम किसे अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनाने जा रही हो? जिंगयू ने कहा, उसकी आंखें आशा से चमक रही थीं। आखिरकार ये शाओकिंग ने उसे बधाई दी थी। क्या ये सच में हो सकता है? सबकी निगाहें तियानमिंग और किंगयू पर टिकी थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 239। आज रात मेरे कमरे में आओ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL युगों का पशु प्रधान C239। आज रात मेरे कमरे में आओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 239। आज रात मेरे कमरे में आओ। सबके ध्यान में, ये शाओकिंग ने तियानमिंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अपने पंखा हिलाते हुए उसने कहा, ली तियानमिंग जूनियर संप्रदाय गुरु का पद स्पष्ट रूप से आपके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एजियो ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन के वरिष्ठ शिष्य की पहचान प्रदान करूं? क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से, बाकी सभी ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया था। नया संप्रदाय का मुखिया तियानमिंग को अपना वरिष्ठ शिष्य बनाना चाहता था। ये सब समझ में आया। आखिरकार पेंटाबिन की प्रतिभा आज तियानमिंग के प्रदर्शन के साथ मिलकर बड़े को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। एकमात्र चीज जो ये शाओकिंग को रोक सकती थी, वह थी ली वुडी और युवेन परिवार के बीच की अघुलनशील नफरत। हालांकि ये शाओकिंग ने इस बिंदु पर विचार नहीं किया था, लेकिन तियानमिंग अच्छी तरह से जानता था कि विपरीत सच था। और अब जब उसने इस पर विचार कर लिया था, तो वह अभी भी तियानमिंग को अपना शिष्य स्वीकार करने को तैयार था। उसने कितनी हिम्मत और दूरदर्शिता दिखाई। ये शाओकिंग बहुत ही योग्य था। उसे अभी अभी सबसे कम उम्र का बुजुर्ग घोषित किया गया था। कुल मिलाकर वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका भविष्य उज्ज्वल था। भले ही वह सिर्फ एक बुजुर्ग ही क्यों न हो, तियानमिंग को कोई संकोच नहीं होगा। इसमें सोचने की क्या बात थी, क्योंकि ये शाओकिंग न केवल उसका सम्मान करता था, बल्कि उसका बचाव करने के लिए भी तैयार था। इस प्रकार बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने कहा, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। जीवन वाकई दिलचस्प था। उस समय वह म्यूयान का शिष्य नहीं बना था, और उसने निश्चित रूप से कभी नहीं सोचा था कि वह ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में आएगा और ये शाओकिंग जैसे गुरु से मिलेगा। युवक, धैर्य रखो, अब पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। आज रात अपना सामान पैक कर लो, फिर कल औपचारिक समारोह के लिए एजियो ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन पर चले जाओ, ये शाओकिंग ने जवाब दिया। जी श्रीमान, जैसा कि कहावत है, एक बार शिक्षक बनने के बाद हमेशा पिता ही बने रहते हैं। तियानमिंग जानता था कि उसके पास अच्छी प्रतिभा है, लेकिन वह कभी भी उतावला नहीं हुआ, न ही उसने अपनी ताकत को ज्यादा आंका। ये शाओकिंग से मिलना एक आशीर्वाद था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब वह उस व्यक्ति के प्रति सम्मान से भर गया था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने तियानमिंग की विशेष स्थिति के बावजूद उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शाओकिंग के कार्य इस मामले पर उसके विचारों और रुख को दर्शाते थे। गुरु शिष्य का रिश्ता सुख दुख, यहाँ तक कि जीवन मृत्यु को साझा करने के बराबर था। ये शाओकिंग कितना उदार और दयालु था। क्या तियानमिंग जैसा सराहनीय व्यक्ति उससे कम आभारी हो सकता है? हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन तियानमिंग ने तीनों ये परिवार के सदस्यों को परोपकारी माना। तियानमिंग ली संत कबीले के शिष्यों से निकलने वाली ईर्ष्या को महसूस कर सकता था।
उनकी निगाहों में कोई तिरस्कार या उपहास नहीं था, केवल ईर्ष्या और भय था। ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में जूनियर संप्रदाय गुरु का पद एक मजाक हो सकता है, लेकिन एजियो ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन का वरिष्ठ शिष्य होना निस्संदेह एक सम्मान था। तियानमिंग, तुम्हें अपने गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। गुरु के साथ भविष्य में कोई न कोई तुम्हारी देखभाल करेगा, ली जिंग्यू ने आंखों में आंसू भरकर कहा। शुरुआत में अगर किसी ने ली वुडी को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत की होती तो परिवार की ये हालत नहीं होती। वास्तव में ये किंग को इसके लिए दोषी महसूस हुआ। उस समय ली वुडी को उनका शिष्य बनना तय था, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण उनके बीच मनमुटाव बढ़ गया। इसके अलावा ली वुडी स्वभाव से सहज और लापरवाह था, जिससे वह शांत स्थिर तियानमिंग के विपरीत बड़ों के बीच अलोकप्रिय हो गया। एक बुजुर्ग के समर्थन और शिष्य के रूप में तियानमिंग की आधिकारिक स्थिति के साथ ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय में उनका स्थान मजबूती से स्थापित हो गया। हम गुरु शिष्य का भाग्य साझा करते हैं, इसलिए धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी भविष्य की उपलब्धियां भाग्य पर निर्भर करेगी, एल्डर ये किंग ने कहा। तियानमिंग ने सिर हिलाया, हालांकि उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि ये शाओ किंग अपने दूसरे शिष्य के रूप में किसे स्वीकार करेंगे। किंगयू, शायद। जहां तक उसे याद है, किंगयू ने एक बार ये शाओ किंग द्वारा उसके लिए निर्धारित लक्ष्य का उल्लेख किया था, 17 वर्ष की आयु से पहले छठे स्तर की एकता तक पहुंचना। अपनी वर्तमान प्रतिभा के साथ ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, वह केवल एक स्तर दूर थी। किंगयू, जब तुमने उस दिन ये जियाई को हराया था तो मैं देख रहा था, ये शाओ किंग मुस्कुराया। महान गुरुदेव, किंगयू ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी आंखों में उत्साह को छुपाने में असफल रही। तुम शांत हो और कठिनाइयों को सहने को तैयार हो। 10 साल से भी ज्यादा समय तक तुमने खुद पर भरोसा किया और अपनी मौजूदा उपलब्धियों की ओर कदम दर कदम आगे बढ़े। और तुम हमेशा कक्षा में सबसे गंभीर शिष्य रहे हो। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है और तुम्हारे चरित्र के साथ मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में अच्छा करोगे। जैसा कि कहावत है, स्वर्ग परिश्रम को पुरस्कृत करता है। मैंने येजी को मौका नहीं दिया क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसका दिल उतावला है और उसमें मजबूत लोगों जैसी इच्छाशक्ति की कमी है। हालांकि उसकी प्रतिभा तुमसे कम नहीं है, लेकिन उसे पढ़ाना एक चुनौती होगी। दूसरी ओर तुम एक समर्पित अनगढ़ रत्न हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दूसरा शिष्य बनाने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? ये शाओ किंग एक सीधा सादा आदमी था, जो ये जियू और किंगयू के बीच मतभेदों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करने से नहीं डरता था। उसके शब्दों में उसके कई वर्षों के अवलोकन की झलक मिलती थी। उसके निर्णय के कारण भाइयों के बीच विरोधाभास पैदा हो गया था, जिससे निराशा की कोई कमी नहीं थी। हालांकि उसके मानक और मानदंड अपरिवर्तित रहे। उसने खुद को स्पष्ट कर दिया, अगर कुछ भी हो तो वे उसके पिता के पास जा सकते हैं और ये जेरी को सीधे शिष्य बना सकते हैं। अपने पोते पोतियों को सीधे शिष्य के रूप में स्वीकार करना उनकी प्रतिभा की परवाह किए बिना संप्रदाय के कई बुजुर्गों का अभ्यास था। हालांकि ये परिवार ने हमेशा ऐसे मामलों में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया था। अपने सबसे बड़े बेटे और पोती के उत्पीड़न के खिलाफ दृढ़ रहने में असमर्थ ये किंग ने ये जेड्यू को अपना सीधा शिष्य बनाने का वादा किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये शाओ किंग द्वारा किंगयू को अपना शिष्य बनाने की पेशकश ने हंगामा खड़ा कर दिया होता। इस तरह के विवरणों से अवगत किंगयू तियानमिंग से कहीं ज्यादा उत्साहित था, क्योंकि ये उसके प्रयासों की सबसे बड़ी पुष्टि थी। जैसे ही ये शाओ किंग ने बोलना समाप्त किया, उसने उत्साह से सिर हिलाया, बोलने में बहुत प्रसन्न थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो ठीक है, भविष्य में कड़ी मेहनत करना जारी रखो ताकि तुम मुझे या अपने माता पिता को निराश न करो। ये शाओ किंग ने उसके कंधे पर थपथपाया। हाँ गुरुजी, मैं करूंगा। किंगयू, स्वाभाविक रूप से तियानमिंग उसके लिए खुश था। हालांकि ये शाओ किंग ने गलती की थी, ये जियू की प्रतिभा निश्चित रूप से किंगयू के लिए अतुलनीय थी। ठीक है, कल समारोह के लिए एजियो ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन पर आ जाओ, ये शाओ किंग ने हंसते हुए कहा। उसे बड़ों की परिषद में जाकर अपनी आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करानी थी। अलविदा गुरु, एल्डर ये और चीफ ये, किंगयू ने सिर झुकाकर कहा। क्या खूबसूरत युवती है, ये यूशी ने प्रशंसा की। वह कुनपेंग सेक्रेड हॉल की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, तभी उसे पता चला कि प्रवेश द्वार पर एक शराबी आदमी खड़ा है। एक हाथ में कुप्पी लिए दूसरे हाथ से अपने गोलपेट को सहलाते हुए ये यूशी की ओर दुष्टता से मुस्कुरा रहा था। सुंदर, मेरी सेवा करने के लिए मेरे कमरे में आने से पहले नहाना धोना सुनिश्चित करें। ये यूशी के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। चले जाओ, वह दहाड़ उठी। अरे कितनी भयंकर सुंदरी है, मुझे भी पसंद है। नशे में धुत आदमी हंसा। ये शाओ किंग ने ऊपर देखा, उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने सिर हिलाया, फिर अपने पिता और बहन के साथ चला गया। नशे में धुत वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ली वुडी था। पिताजी, किंगयू चिल्लाए और गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़ी। दूर हो जाओ मुझसे, तुम बदबू मार रहे हो। मेरे स्वच्छ मीठी सुगंधित शरीर को गंदा करने की हिम्मत मत करना। ऐसा कहकर ली वुडी जल्दी से ली मकबरे की ओर लौट गई,
और मूर्ख किंग्यू को पीछे छोड़ दिया। क्या उसके पिता ने उसे बहुत बदबूदार होने के कारण अस्वीकार कर दिया था? तुम ही हो जो शराब और शरीर की दुर्गंध से परेशान हो रहे हो। तुमने सैकड़ों सालों से स्नान नहीं किया है, तुम बदबूदार आदमी हो। किंग्यू ने जवाब दिया। ऐसे पिता से निपटना काफी मुश्किल था। सौभाग्य से तियानमिंग और ये शाओकिंग अलग अलग थे। एक शिक्षक का सम्मान पिता के समान होता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास युगों का पशु प्रधान अध्याय 240 युवेन शेनचेन ताकत में चढ़ गया। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। युगों का पशु प्रधान युवेन शेनचेन की ताकत बढ़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 240 युवेन शेनचेन ताकत में चढ़ गया। तीनों वंश शर्म से घर लौट गए। ली जुवानई और ली जुवानचेन एक विशाल कुनपेन की पीठ पर बैठे, उनके चेहरे के भाव हर मिनट बदसूरत होते जा रहे थे। ली तियानमिंग ने मुझ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अब ये शाओकिंग उसे महत्व देता है। वह एक सीधा शिष्य बन गया है, इसलिए तुम भी उसका कुछ नहीं कर सकते। ली जुवानचेन ने अपने दांत पीस लिए। जिस क्षण ये शाओकिंग ने तियानमिंग को अपना शिष्य स्वीकार किया, ली जुवानचेन के चेहरे पर एक बदसूरत चेहरा उभर आया। ली जुवानई का चेहरा पीला पड़ गया। आज हम पूरी तरह से शर्मिंदा हो गए हैं। वह अपने बेटे को दोष नहीं दे सकता था। ली जुवानचेन ने खराब प्रदर्शन नहीं किया था। यह तियानमिंग था जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। नतीजतन वह अब अपने बेटे से भी ज्यादा दुखी था। अतीत में वे जिस शर्त पर सहमत हुए थे, वह आज पूरी तरह से खत्म हो गई थी। न केवल उसने खुद को मूर्ख बनाया था, बल्कि उसने तियानमिंग को उन पर कदम रखने और खुद को ये परिवार से जुड़ने का अवसर भी दिया था। झुंझलाहट, अवसाद और कड़वाहट उसके सीने पर भारी पत्थर की तरह लदे हुए थे। और इन सब से बढ़कर ली जुवानचेन को कई चोटें लगी थीं। ली जिनकिन की लगातार सिसकियां दूर से सुनाई दे रही थीं। अगर वह हंगामा करता रहा तो मैं उसकी जीभ काट दूंगा, ली जुवानचेन ने धमकी दी। बस बहुत हो गया, ली जुवानी चिल्लाया। ली जुवानचेन को अच्छी तरह पता था कि उसने आज गलती कर दी है। उसने खुद को संभाला। ये परिवार इतना दुस्साहसी क्यों है? क्या वे युवेन परिवार के खिलाफ जाने की योजना बना रहे हैं? खासकर ये शाओकिंग। मैंने सुना है कि यही युवेन ताइजी ही थे जिन्होंने पहली बार संप्रदाय के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति की गारंटी दी थी। अब जब उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है तो उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया है। ली जुवानई को समझ में नहीं आया। ये परिवार हमेशा से ली संत कबीले के करीब रहा है, खासकर सर्वोच्च शाखा के। ये कई पीढ़ियों से ऐसा ही रहा है। क्या ये सच है कि ये परिवार की सत्ता में वृद्धि में ली संत कबीले की मदद मिली थी? शायद उनकी हड्डियों में दास्ता काम कर रही है। ली जुवानई ने मजाक उड़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ली संत कबीले का हिस्सा नहीं था। ये शाओकिंग कभी ली वुडी की अच्छी दोस्त थी, जबकि ये युक्सी ने कुछ समय के लिए ली वुडी का पीछा किया था। जब ली वुडी ने म्यूहे से शादी करने का फैसला किया तो एक समय ऐसा आया जब दोनों पक्षों के बीच मतभेद हो गए। बाद में एल्डरयेकिन को दुख हुआ होगा कि ली वुडी अपंग हो गया है, इसलिए वह तियानमिंग का समर्थन कर रहा है। हालांकि अतीत का युवेन परिवार वर्तमान से बिल्कुल अलग है। ये शाओकिंग की तुलना युवेन ताइजी से नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि ये परिवार अतीत के भ्रम में खो गया है, ये सोचकर कि वे अभी भी दूसरा सबसे बड़ा परिवार है। बस इंतजार करें और देखें, उनका अंत बहुत अच्छा नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि ली तियानमिंग ये शाओकिंग का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आराम से बैठ सकता है। अभी युवेन परिवार किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने में परेशान नहीं हो सकता जो किसी को नहीं जानता। लेकिन जिस क्षण वे ध्यान देने का फैसला करते हैं, वह मर चुका होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिता और पुत्र लाल आंखों से बात कर रहे थे। जुवानचेन, युवेन शेनचेन की आग में घी डालने का कोई रास्ता खोजो। ली जुवानई की आंखों में ठंडक चमक उठी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं इस तरह के काम में सबसे अच्छा हूँ। युवेन शेनचेन अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, ली जुवानचेन ने जवाब दिया। युवेन शेनचेन अपनी शादी की रात ली जिनकिन की जगह लेने के लिए तैयार थे। वह उनकी असफलता की भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे? गोल्डग्लीम पर्वत पर वापस आकर ली जुआनचेन अपनी चोटों को सहते हुए सीधे युवेन शेनचेन से मिलने गया। युवेन वंशज उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसका मुंह खाली दिखाई देता था। उसके चार सामने के दांत टूटे हुए थे, इसलिए वह हर शब्द तुतलाकर बोलता था। 13 वर्षीय लड़के की आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। इतने लंबे इंतजार के बाद उसका धैर्य समाप्त हो चुका था। ली जुआनचेन, तुम वापस आ गई। वह कहाँ है? युवेन शेनचेन को बधाई दी। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ली जुआनचेन ने समझाया। तुम असफल हो गए। गुस्से में युवेन शेनचेन ने उसे दूर धकेल दिया। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम इतनी सरल चीज नहीं संभाल सकते? एबिसल युद्ध क्षेत्र में सभी सुंदरियों के सामने अपने सामने के दांत टूट जाना इतना शर्मनाक था कि वह इस विचार से कांपने से खुद को नहीं रोक सका।
जब ली किंगयू उसके पैरों के नीचे कांप रहा था, तभी वह अपने दिल में छिपी नफरत को भूल पाया। सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ली जुआनचेन ने घटना का वर्णन करना शुरू किया। ये शाओकिंग ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या ये परिवार युवेन परिवार को चुनौती देने की योजना बना रहा है? युवेन शिनचेंग ने व्यंग्य किया। शिनचेंग, मुझे लगता है कि यह कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें वापस लौटकर अपने बड़ों को बताना चाहिए। हम ली तियानमिंग को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। एक पेंटाबेन के रूप में उसकी प्रतिभा असाधारण है। तुम्हें अपने पिता को सूचित करना चाहिए ताकि वह तुरंत कार्रवाई करे, ली जुआनचेन ने आग्रह किया। निश्चिंत रहो, मेरे पिता को सब पता है। शायद अब तक उन्हें सब पता चल गया होगा। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही ली तियानमिंग की प्रतिभा उत्कृष्ट हो, लेकिन अगर वह हमें परेशान करना जारी रखेगा तो वह मर जाएगा। ली वुडी का अतीत एक सबक है। देखो मेरे पिता ने कितनी आसानी से उससे निपटा। युवेन शिनचेंग ने खुशी से कहा। वास्तव में आपके पिता को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भाई आपके लिए खड़ा होने और ली तियानमिंग को सबक सिखाने के लिए तैयार है, तो उसे बस एक कदम उठाना होगा। युवेन शिनचेन के भाई के बारे में सोचकर ली जुआनचेन प्रशंसा से भर गया। मेरे भाई का जीवनबद्ध जानवर चौथे क्रम के संत जानवर में विकसित हो गया है। वह इतना घमंडी है कि वह ग्रैंड ओरिएंट संप्रदाय के किसी भी शिष्य को अपना योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता। उसकी मदद पाना आसान नहीं होगा। हालांकि कुछ ही दिनों में मेरे पिता मेरे जीवनबद्ध जानवर को दूसरे क्रम के संत जानवर में विकसित कर देंगे। मैं उस समय सफलता के लिए प्रयास करूंगा और छठे स्तर की एकता तक पहुंचूंगा। जब ऐसा होगा तो न तो तुम और न ही ली तियानमिंग मेरे प्रतिद्वंद्वी होंगे। दूसरे दर्जे का संत जानवर। ली जुआनचेन ईर्ष्यालु था। दूसरे दर्जे के संत जानवर के साथ साथ एक सफलता के साथ ली तियानमिंग को कुचलना बहुत आसान होगा। कुछ ही समय में 13 वर्षीय लड़का उसके पास आ पहुंचा। ताकत के मामले में चिंता की कोई बात नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे किंगयू का क्या होगा। युवेन शिनचेंग ने चिढ़कर पूछा। चिंता मत करो। हालांकि ली किंगयू भी एजियो ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन की शिष्या बन गई है, लेकिन वह हमेशा पहाड़ पर नहीं रहेगी। शिनचेंग, बस मेरे द्वारा सही समाधान के साथ आने का इंतजार करो। जब समय आएगा तो ली किंगयू के भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार जब तुम उसके साथ सो गए तो वह क्या कर सकती है? क्या वह अप्रत्यक्ष शिष्य नहीं है? क्या इससे हमें परेशानी होगी? युवेन शिनचेंग ने पूछा। मेरे पास उसका मुंह बंद रखने के 100 अलग अलग तरीके हैं ताकि वह कुछ भी कहने से डरे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह आपकी एकमात्र संपत्ति है, ली जुआनचेन ने ठंडी सांस के साथ कहा। क्या ऐसा है? मुझे केवल एक चीज की आवश्यकता है जिसका बहुत उपयोग है। जैसे ही मुझे वह मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा, ली जुआनचेन ने समझाया। यह क्या है? मैं इसे अभी अपने पास ही रखूंगा। ठीक है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। ली जुआनचेन को जोखिम की परवाह नहीं थी। वह बस इतना चाहता था कि तियानमिंग और युवेन परिवार के बीच हिंसक टकराव हो। जब ऐसा हुआ तो वह खुशी खुशी लाभ उठाएगा। वैसे भी युवान शिनचेन क्रोध और इच्छा में बह गया था। उसे पता ही नहीं था कि वह भावनाओं में अंधा हो गया था। कल तियानमिंग आधिकारिक तौर पर एजियो ड्रैगन तलवार पर्वत पर अपने गुरु की पूजा करेगा, जिससे ली जुआनचेन को कुनपेन पवित्र मुहर प्राप्त करने के कम अवसर मिलेंगे। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।